बेटा आज हम माइंड मैप सीरीज में डिस्कस करने के लिए आए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं कहीं ना कहीं यूज होते ही रहेंगे। अगर इस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो अगले लेक्चर्स में जब इनके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे तब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस चैप्टर में जो आपको 90 to 95% ऑफ दिस चैप्टर है दैट इज गैसियस स्टेट। यहां पर है तो ये भी प्रेशर ही ना, चाहे एटमॉस्फेरिक गैसेस का, बट यहां पर तो यूनिट जो है वो मेरे को डिस्टेंस कह लो, हाइट कह लो, उसकी टर्म्स में नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया। ये कैसे आया? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। जब गैसेस मिक्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? माइसेल्फ मोहम्मद महाजन एंड वेलकम यू ऑल ऑन दिस इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। बेटा आज हम माइंड मैप सीरीज में डिस्कस करने के लिए आए हैं स्टेट्स ऑफ मैटर। एक ऐसा चैप्टर जो ऑब्वियसली जेई मेन से तो एलिमिनेटेड है एंड जेई एडवांस में है, बट इस चैप्टर के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ऑब्वियसली आगे चैप्टर जो हैं हमारे पास, चाहे थर्मो हो, इवन बिट ऑफ इक्विलिब्रियम और इवन इन क्लास 12th के जो चैप्टर्स हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, कहीं ना कहीं यूज होते ही रहेंगे। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट कि इनके टॉपिक्स के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए, चाहे आप प्रिपरेशन जेई मेंस के लिए कर रहे हो या जेई एडवांस के लिए कर रहे हो। क्योंकि अगर इस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो अगले लेक्चर्स में जब इनके कॉन्सेप्ट्स यूज होंगे तब आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगी। चैप्टर को हमने इस तरह से तैयार किया है कि इसमें सारे टॉपिक्स को हम लोग इंक्लूड कर सकें, हर एक टॉपिक के बारे में आपको पूरा बताया भी जाए, बट टाइमिंग को कम रखा जाए जिससे क्या हो, आपका टाइम सेव भी हो एज वेल एज आपको उसका पूरा बेनिफिट भी मिल सके। तो चलिए फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। बेटा आज हम यहां पर डिस्कस करेंगे स्टेट्स ऑफ मैटर में सबसे पहले क्या क्या टॉपिक्स है मैं आपको बता देता हूं। इंट्रोडक्शन है, गैस लॉज है, आइडियल गैस इक्वेशन है, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है, डिफ्यूजन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस है, बिहेवियर ऑफ रियल गैसेस है, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस है और वेपर प्रेशर और विस्कोसिटी है। ठीक है, तो सारे टॉपिक्स हमने लिए हैं, कोई भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। इवन एक का टॉपिक और भी लिया हुआ है, मैक्सवेल्स बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स, बट वो यहाँ पे लिखा नहीं है, बट क्लास के अंदर है वो। आइए सबसे पहले शुरू करते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। इस चैप्टर में जो आपको 90 to 95% ऑफ दिस चैप्टर है दैट इज गैसियस स्टेट एंड सिर्फ थोड़ा सा हमें पढ़ना है लिक्विड स्टेट। गैसियस स्टेट के बारे में कुछ चीजें आपको वैसे भी पता है, बट फिर भी मैं एक बार फिर बता देता हूं। गैसियस स्टेट वो स्टेट होती है जिसमें पार्टिकल जो है वो बहुत ज्यादा मूव करते हैं, जिनमें पार्टिकल्स के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन सबसे वीक होती है। किसी भी गैस की वॉल्यूम उतनी ही वॉल्यूम होती है जितनी की किसी कंटेनर में खाली जगह है। जैसे मान लीजिए थोड़ी सी भी गैस है, बट अगर आपने उसे 5 लीटर एम्प्टी कंटेनर में डाल दिया तो इस गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? 5 लीटर। और अगर आपने इसको ट्रांसफर करके किसी 10 लीटर के कंटेनर में डाल दिया तो अब इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इसी गैस की वॉल्यूम कितनी हो जाएगी? दैट इज 10 लीटर हो जाएगी। ठीक है, गैस के बीच में फोर्सेस ऑफ इंटरेक्शन वीकेस्ट होती हैं। गैस के पार्टिकल हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं। ठीक है, रैंडमली मूव करते हैं, ऐसे स्टेट मूव नहीं करते हैं। ठीक है, रैंडम मोशन होता है। जैसे किसी भी पियक्कड़ आदमी का होता है ना, 2 कदम इधर कहीं से धक्का लगा और फिर इधर की तरफ मूव कर जाएंगे, फिर उधर से धक्का लगा फिर इधर की तरफ मूव कर जाएंगे। गैस के पार्टिकल्स भी बिल्कुल ऐसे ही मूव करते हैं। एक डायरेक्शन में चलेंगे, वहां से धक्का लगेगा तो फिर दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे। फोर्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है किधर फोर्स लग रही है। ठीक है, एंड सो ऑन, ऐसा ही चलता रहेगा। गैस के पार्टिकल्स, गैस की अपनी कोई वॉल्यूम फिक्स नहीं होती। जिस कंटेनर में डालोगे जितनी खाली जगह होगी वही गैस की वॉल्यूम हो जाएगी। इसकी शेप भी जो होती है उस शेप ऑफ द कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अगर सिलेंडर में डाला है तो गैस की शेप सिलेंडर जैसी हो जाएगी, कोन में डाला है तो कोन जैसी हो जाएगी, एंड क्यूब में डाला है क्यूब जैसी हो जाएगी, क्यूबॉइड में डाला है क्यूबॉइड जैसी हो जाएगी। तो ये कुछ जनरल छोटे छोटे टॉपिक्स हैं दैट इज गैसियस स्टेट के बारे में। और थोड़ा सा बात करते हैं थर्मल एनर्जी इज द, क्या होती है थर्मल एनर्जी? थर्मल एनर्जी वो एनर्जी होती है जो बॉडी की अराइज होती है ड्यू टू इट्स मोशन ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल। एटम्स या पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल जो भी हैं, जब वो मूव करते हैं उनके मूवमेंट से जो एनर्जी रियलाइज होती है वो क्या बोलते हैं? उसे थर्मल एनर्जी बोलते हैं। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा क्या होगी? थर्मल एनर्जी होगी। ठीक है, थर्ड, ये मेजर होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मैटर। ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। ठीक है, ये होती क्या है? जो भी एवरेज काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल्स की, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती है और इसी के कारण पार्टिकल्स क्या करते हैं? मूव करते हैं। ठीक है, गैस के अंदर अगर आप देखेंगे
थर्मल एनर्जी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी, क्योंकि पार्टिकल सबसे ज़्यादा मूव इसी में करते हैं। लिक्विड में थोड़े धीरे करते हैं। सॉलिड में तो पार्टिकल्स क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, एक ही जगह पर क्या रहते हैं, फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। और इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस देखें तो इसमें सबसे वीक होती है, लिक्विड में उससे ज़्यादा होती है, सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है। तो पहले बात हो गई। गैस स्टेट के बारे में जो जो बातें मैंने बताई हैं वही यहां पर लिखी हुई हैं। गैस बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती है, बिल्कुल सही है। जैसे इस कंटेनर के अंदर आपने गैस रखी हुई है, मान लेते हैं राइट नाउ इसकी वॉल्यूम 5 लीटर है। अगर आप पिस्टन को नीचे ले आए, इस पिस्टन को पकड़ के नीचे ले आए, तो इसी गैस की वॉल्यूम क्या हो गई है, दैट इज 2 लीटर हो गई है। गैस का अमाउंट सेम है, यहां पर जितनी गैस है और उतनी ही गैस यहां पे है, ठीक है, बट वॉल्यूम क्या हो गई है, चेंज। सर क्यों चेंज हो गई है, क्योंकि गैसेस बहुत ज्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। जैसे जैसे गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ाते जाओगे, गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो पास पास आते जाएंगे, जिसके कारण वॉल्यूम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। गैसेस एक्सर्ट प्रेशर इक्वली इन ऑल डायरेक्शंस। मान लीजिए एक कंटेनर लिया है हमने, उस कंटेनर में जब ये वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर, ठीक है, गैस के पार्टिकल्स वॉल्स ऑफ द कंटेनर पर टकराएंगे तो क्या एग्जर्ट करेंगे, प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। प्रेशर इक्वल लगता है सारे डायरेक्शंस में। इधर ये वाले पार्टिकल प्रेशर एग्जर्ट कर रहे होंगे, इधर ये वाले कर रहे होंगे, इधर ये वाले कर रहे होंगे, इधर ये वाले कर रहे होंगे, ठीक है। गैस की डेंसिटी बहुत कम होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स एंड लिक्विड। यस सर, कोई भी सब्सटेंस ले लीजिए, मान लीजिए एल्यूमिनियम ले लिया, पहले इसको हीट करेंगे, थोड़ी देर बाद मेल्टिंग पॉइंट के बाद ये लिक्विड बन जाएगा, यस। फिर इसको हीट करेंगे, क्या एल्यूमिनियम के वेपर बन जाएंगे, यस, ठीक है। यहां पर एल्यूमिनियम की वॉल्यूम सबसे कम है, यहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा है। क्या जिसकी भी वॉल्यूम सबसे ज्यादा होगी, क्या उसकी डेंसिटी सबसे कम होगी, वही बात है। गैस की डेंसिटी कम होती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम उसकी सबसे ज्यादा होती है। वॉल्यूम एंड शेप जो है गैस के, वो फिक्स नहीं होते, वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, दैट इज ऑन द शेप ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर में आप डाल देते हो, उसकी वॉल्यूम अगर 5 लीटर है तो गैस की वॉल्यूम भी 5 लीटर है, 10 लीटर है तो 12 लीटर है, 12 लीटर है तो 12 लीटर है। और शेप के ऊपर भी नहीं, गैस को जिस कंटेनर में डालोगे, अगर वो सिलेंडर शेप का है तो गैस की शेप भी सिलेंडर हो जाएगी, कोन शेप का है कोन हो जाएगी। गैस हमेशा इवनली मिक्स करती हैं, कंप्लीटली इन ऑल प्रोपोर्शंस विदाउट एनी मैकेनिकल एड। ये एक कंटेनर है, इसके अंदर कोई गैस ए है, ये दूसरा कंटेनर है, उसके अंदर गैस क्या है, बी है। जैसे ही आप इसको हटाएंगे, ये जो था, अगर आप जो ढक्कन लगा हुआ था बीच में, अगर इसको आप हटाएंगे तो दोनों गैसेस आराम से एक दूसरे में मिक्स कर जाएंगी। अब ए वाली गैस ढक्कन खोलने के बाद इधर भी होगी और इधर भी होगी, सिमिलरली बी वाली गैस ढक्कन खोलने के बाद, नॉब खोलने के बाद इधर भी होगी और इधर भी होगी। नेक्स्ट, कुछ और चीजें बतानी है गैस लॉ से पहले। सबसे पहले सर, टेम्परेचर किसे बोलते हैं। किसी भी बॉडी, कोई भी बॉडी कितनी गर्म है या ठंडी है, वो डिपेंड करता है उसके टेम्परेचर के ऊपर, है ना। देख ही रहे हैं आप, है ना, ठंडी में गर्मी का एहसास, है ना। सर आपको कैसे मिली हमारी ये बचपन की फोटो, ये रहने दो, ये तो एक सीक्रेट है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी किसके ऊपर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। ज्यादा गर्म है हम कहेंगे टेम्परेचर ज्यादा है, बॉडी ज्यादा ठंडी है हम कहेंगे इसका टेम्परेचर क्या है, कम। टेम्परेचर के लिए अलग अलग स्केल्स यूज किए जाते हैं, एक है केल्विन स्केल, एक है डिग्री सेल्सियस और एक है फ़ारेनहाइट। कभी भी आपने टेम्परेचर निकालना हो केल्विन में, कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। जितना टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसमें 273 ऐड कर दो, आपको टेम्परेचर मिल जाएगा केल्विन का। मान लीजिए आज टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस, तो सर केल्विन में कितना होगा, 27 प्लस 273 कम्स आउट टू भी कितना हो जाएगा, 300 केल्विन। सर डिग्री सेल्सियस में केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में निकालना है, तो बेटा ये 273 उधर चला जाएगा, माइनस कर देना 273। सिमिलरली टेम्परेचर अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में निकालना है, दिस इज डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 9/5 टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 32, जितना भी टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दे रखा है। जैसे मान लो आज 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, तो डिग्री फ़ारेनहाइट में कितना होगा, यहाँ पर 40 रखूंगा, 9/5 इंटू 40 प्लस 302,
8 9 जा 72, 72 और 32 सर 104 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो ये आपको इंटर कन्वर्जन के यूनिट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट वॉल्यूम क्या होगी, मैं 2-3 बार तो मैंने रिपीट कर दिया आपको, फिर बता देता हूँ। किसी भी गैस मॉलिक्यूल्स की वॉल्यूम उतनी होती है जितनी खाली जगह है कंटेनर की, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम एम्प्टी स्पेस इन कंटेनर, इन कंटेनर, ठीक। देखिएगा, जैसे ये एक कंटेनर है, इसके अंदर सारा खाली था, ये सारा खाली था। अब इसके अंदर गैस डाल दी जिसकी वॉल्यूम 5 लीटर है, तो गैस की वॉल्यूम भी कितनी हो जाएगी, दैट इज 5 लीटर ही हो जाएगी। बट मान लीजिए इसी कंटेनर के अंदर आपने 3 पत्थर रखे हुए हैं और तीनों पत्थर की मिला के वॉल्यूम 1 लीटर है, टोटल वॉल्यूम 5 लीटर है। मैं रिपीट कर देता हूं, 3 सॉलिड रॉक रखी हुई है, इनकी वॉल्यूम 1 लीटर है। अब इसमें गैस डाली आपने, अब आपने इसमें गैस डाली, तो टोटल वॉल्यूम ऑलरेडी कंटेनर की जरूर 5 लीटर है, बट गैस ने कितनी ऑक्यूपाई कर रखी है, सॉलिड वाली जगह पे तो होगा ही नहीं क्योंकि वहां पे तो सॉलिड स्फीयर पड़े हुए हैं। गैस ने कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रखी है, सर गैस ने ऑक्यूपाई कर रखी है 4 लीटर, दैट इज 5 टोटल थी, उसमें से 1 लीटर के तो रॉक्स ही हैं, तो वॉल्यूम ऑफ गैस कितनी हो जाएगी, दैट इज 4 लीटर, है ना। तो ये चीजें आपको छोटी छोटी पता होनी चाहिए। नेक्स्ट प्रेशर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। सर प्रेशर क्या होता है, बेटा ये वो वाला प्रेशर नहीं है जब मम्मी कह के जाती है कि 3 सीटी के बाद कुकर वाली गैस बंद कर देना, और तब आपको सीटी सुनाई देती है और तब आप ये सोचते हैं कि ये वाली कौन सी सीटी थी। ये वो वाला प्रेशर नहीं है, ठीक है। हम यहां पर बात कर रहे हैं कि जब भी किसी कंटेनर के अंदर गैस के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे और क्या एग्जर्ट करेंगे, क्या एग्जर्ट करेंगे, सर वो प्रेशर एग्जर्ट करेंगे, ठीक है। सर ये प्रेशर होता किसके बराबर है, बेटा जितनी भी फोर्स लग रही है टोटल फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, उसे क्या बोलेंगे आप, प्रेशर। सर ऐसा भी कह सकते हैं फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया, बिल्कुल। अगर इसको 1 मीटर स्क्वायर रख देंगे तो जितनी फोर्स लगी है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज प्रेशर कहेंगे, ठीक है। सर प्रेशर का एस आई यूनिट क्या होगा, आप बताओ। फोर्स का ऐसा यूनिट क्या होता है, न्यूटन, एरिया का क्या होता है मीटर स्क्वायर, तो क्या होगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सर जिसको पास्कल भी बोला जाता है। यस, लिखा कैसे जाता है पास्कल को, पी ए से लिखा जाता है। ये तो हुआ जनरल किसी भी गैस का अगर हम फाइंड आउट कर रहे हैं, दैट इज प्रेशर फाइंड आउट कर रहे हैं। क्या आपको पता है एटमॉस्फेयर में भी बहुत सारी गैसेज होती हैं, यस सर 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और बाकी 1% में बाकी गैसेज भी आती हैं, ठीक है। क्या ये हमारी बॉडी पर भी टकरा रही हैं, जैसे ये गैस के पार्टिकल्स जो हैं वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकरा रहे हैं, वैसे ये जो एटमॉस्फेरिक गैसेज है क्या ये भी हमारी बॉडी पे टकरा रही हैं, यस। तो क्या ये हमारी बॉडी पे भी प्रेशर एग्जर्ट कर रही हैं, यस। तो जो हमारी बॉडी पे प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है एटमॉस्फेरिक गैसेज द्वारा, उसे बोलते हैं हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोला मैंने, प्रेशर एग्जर्टेड बाय atmospheric gases on our body is known as atmospheric pressure, is known as atmospheric pressure। इसको एटीएम से भी लिखा जाता है। जो 1 एटीएम प्रेशर होता है वो होता है सी लेवल पे, सी लेवल समझ गए होंगे, गोवा वगैरह के किसी बीच पे। जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होती जाती है, ऊपर की तरफ जाते जाते हैं आप एटमॉस्फेयर में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। एज सी लेवल से हाइट क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। गोवा से अगर आप किसी ऊपरी स्तर पर चले जाएंगे, चाहे वो दिल्ली हो, राजस्थान, कोई भी, मतलब कि बस समुद्र से ऊपर हाइट इंक्रीज होनी चाहिए। जैसे जैसे सी लेवल से हाइट इंक्रीज होती जाएगी, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, ठीक है। तो एटमॉस्फेरिक गैसेस का जो प्रेशर है वो हम लोग किस में मेजर करते हैं, दैट इज एटमॉस्फेयर में। सर उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 एटीएम की, 1 एटीएम की वो होती है 760 mm ऑफ एच जी,
या ऐसा भी कह सकते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, या मीटर में करना है तो 0.76 मीटर ऑफ मरकरी। सर मेरा पहला क्वेश्चन, अभी आपने बोला कि प्रेशर का यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या जिसको पास्कल भी बोलते हैं। यहां पर है तो ये भी प्रेशर ही ना, चाहे एटमॉस्फेरिक गैसेस का, बट यहां पर तो यूनिट जो है वो मेरे को डिस्टेंस कह लो, हाइट कह लो, उसकी टर्म्स में नजर आ रहा है। बहुत बढ़िया, ये कैसे आया? पहली बात, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कोई प्रेशर नहीं है, तो फिर आपने लिखा क्यों है उसे? 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी कोई प्रेशर नहीं है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो 1 एटीएम है। रिपीट कर दूं एक बार, 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी लिखा हुआ है, 76 सेंटीमीटर हाइट है मरकरी की, वो कोई प्रेशर नहीं है क्योंकि ये तो हाइट का यूनिट है। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी जितना प्रेशर एग्जर्ट करेगा वो 1 एटीएम है। वेरी गुड सर, कैसे कितना एग्जर्ट करेगा वो कैसे पता चलेगा? बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। मान लीजिए हम गोवा के बीच पे चलते हैं, और गोवा के बीच पे जाके मैं अपना हाथ ऐसे ही आगे बढ़ा लेता हूं, है ना, हम शपथ लेते हैं बस वैसे वाले, ठीक है। हाथ आगे बढ़ा लेता हूं, ना मेरा हाथ ऊपर जा रहा है ना मेरा हाथ नीचे जा रहा है, ऐसे स्टिल रहेगा। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप कहेंगे सर नीचे से भी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, ऊपर से भी एटमॉस्फेरिक गैसेस प्रेशर एक्सर्ट कर रही हैं, बोथ प्रेशर आर इक्वल एंड ऑपोजिट। ये नीचे की तरफ लेके जा रही है गैस, ये वाला जो है मेरा हाथ ऊपर की तरफ लेके जा रही है, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट है, इसी कारण आपका हाथ स्टैंड स्टिल है, ठीक है। मान लेते हैं कि हम ऊपर ऊपर यहां पर वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। नीचे एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं है, तो मेरा हाथ कहां जाएगा? सर नीचे से गैसेस प्रेशर एक्सर्ट करेंगी और ये हाथ ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है। और अगर ऐसे नीचे वैक्यूम होता, ऊपर एटमॉस्फेरिक गैसेस होती, तो हाथ नीचे की तरफ जाता, ठीक है। अब मैं अपने हाथ को बैलेंस करना चाहता हूं विद द हेल्प ऑफ मरकरी, विद द हेल्प ऑफ मरकरी, ठीक है सर। तो कैसे हम बैलेंस करेंगे? मैं यहां पर मरकरी रखता जाऊंगा। जब मैं यहां पर मरकरी रख दूंगा 76 सेंटीमीटर, कितना? 76 सेंटीमीटर। नीचे एटमॉस्फेरिक गैसेस है, ऊपर सिर्फ मरकरी रखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक गैसेस नहीं है। जैसे ही मैं यहां पर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी रख दूंगा, मेरा हाथ दोबारा स्टैंड स्टिल हो जाएगा। यानी कि नीचे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस का प्रेशर है, ऊपर से जो मरकरी का प्रेशर है, वो दोनों क्या हो गए हैं? सेम हो गए हैं, ठीक है। तो 76 सेंटीमीटर मरकरी प्रेशर नहीं है, 76 सेंटीमीटर मरकरी जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो क्या है? दैट इज 1 एटीएम। अच्छा, कितना एक्सर्ट करेगा कैसे पता चलेगा? प्रेशर इज इक्वल टू एच रॉ जी। एच है हाइट ऑफ द लिक्विड, जैसे मैंने लिक्विड मरकरी लिया है तो उसकी हाइट कितनी है? दैट इज इस केस में 1 एटीएम के केस में 76 सेंटीमीटर है, 2 एटीएम के केस में 76 इंटू 2 होगी, 3 एटीएम के केस में 76 इंटू 3 होगी, ठीक है सर, ठीक है सर। ये रॉ क्या है? दिस इज डेंसिटी ऑफ लिक्विड। मरकरी के केस में 13.6 ग्राम पर एमएल होती है। मरकरी की बात कर रहा हूं, मरकरी की। सर अगर यही पानी होता तो बेटा पानी की डेंसिटी 1 ग्राम पर एमएल होती है। और जी आप सबको पता है, मैं उसके बारे में ज्यादा डिबेट नहीं करूंगा, दैट इज एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। चलिए, तो एच रॉ जी से आप किसी लिक्विड के लिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सर मुझे ना वाटर के लिए फाइंड आउट करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या वाटर का हमें रॉ पता है? यस। जी पता है? यस, ठीक है। ये देखिए, इधर मरकरी रख लूंगा, इधर वाटर रख लूंगा। मरकरी का एच रॉ जी पता है, मरकरी की हाइट है, मरकरी की डेंसिटी है, वाटर की हाइट है, वाटर की डेंसिटी, ठीक है। दोनों का प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, 1 एटीएम। जी से जी क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। क्या हमें ये पता है सेंटीमीटर में 76 है? यस। ये कितना है? 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये हाइट मुझे वाटर की निकालनी है, और डेंसिटी वाटर की कितनी होती है? 1 ग्राम पर एमएल, या पर एमएल को सेंटीमीटर क्यूब भी बोलते हैं। क्या हाइट ऑफ वाटर आ गई? 76 इंटू 13.6 सेंटीमीटर। नहीं सर मुझे मीटर में निकालनी है, तो कोई बात नहीं बेटा, इसको 100 से डिवाइड कर दो, तो मीटर में आ जाएगा, दैट इज 10.3 मीटर ऑफ वाटर। फिर वही 10.3 मीटर ऑफ वाटर कोई प्रेशर नहीं है। 10.3 मीटर ऑफ वाटर जितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा
वो है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, यानी कि अगर मैं गोवा के बीच पे खड़ा होता, ऊपर मान लेते हैं वैक्यूम है फॉर द टाइम बिंग, नीचे एटमॉस्फेरिक गैसेस है, हाथ ऊपर जाता। बट अगर मैं ऊपर पानी रखना शुरू कर दूं, पानी रखना शुरू कर दूं, कितना पानी रखना पड़ेगा? 10.3 मीटर ऑफ वाटर, लगभग 3 फ्लोर्स ऑफ हाइट, अप्रोक्सीमेटली बोलो जितनी 3 मंजिला बिल्डिंग की हाइट होती है, जब उतना पानी मेरे हाथ पे आ जाएगा तब मेरा हाथ स्टैंड स्टिल होगा, विच इज ए बिग डील। ठीक है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पास्कल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, रिलेशन आपके लिखे हुए हैं। एटमॉस्फेयर को बार में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या बार को एटीएम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके सामने लिखा हुआ है। अब हमने पढ़ना है दैट इज गैस लॉस। आपके सामने कुछ गैस लॉस दे रखे हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एमंटन्स लॉ, जिसको गेल सॉक्स लॉ भी बोलते हैं, या एंड एवोगैड्रो लॉ। आइए इनके बारे में बारी बारी से पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम बॉयल्स लॉ के बारे में। बॉयल्स लॉ क्या कहता है? अगर किसी गैस का टेम्परेचर एंड मास कांस्टेंट है, दो चीजें कांस्टेंट होनी चाहिए गैस का, एक तो टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, बार बार उसको गर्म ठंडा नहीं करना है, दूसरा उसका मास भी कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कंटेनर के अंदर गैस पड़ी हुई है, अब उसमें कुछ गैस डालते जाओ या उसमें से गैस निकालते जाओ, ये काम नहीं करना है। ठीक है, अगर मास और टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जैसे इस डायग्राम के द्वारा हम उसको समझ भी सकते हैं। राइट नाउ इस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स है और पिस्टन के ऊपर एक छोटा सा वेट पड़ा हुआ है। क्या आप बोल सकते हैं गैस मॉलिक्यूल के ऊपर कौन कौन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है? पिस्टन फ्रिक्शनलेस है और मासलेस है। ठीक है, एक तो ये वेट और एक एटमॉस्फेरिक गैसेस है ना। अरे एटमॉस्फेरिक गैसेस तो है यहाँ पे, एटमॉस्फेयर की गैसेस तो हमेशा ही प्रेशर एग्जर्ट करेंगी। अभी भी राइट नाउ मेरे सिर के ऊपर एटमॉस्फेयर की गैसेस तो है ही, तो वो तो प्रेशर एग्जर्ट करेंगी करेंगी ना। अब अगर मैं अपने सिर के ऊपर ये भी रख लेता हूं, तो अब कौन कौन प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है मेरे सिर के ऊपर? सर ये किताब भी एज वेल एज एटमॉस्फेरिक गैसेस भी। ठीक, अब राइट नाउ वॉल्यूम काफी ज्यादा है, आपने क्या किया? एक और वेट रख दिया, जैसे जिसके कारण प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज हो गया है। प्रेशर क्या हो गया है? इंक्रीज। और ये वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक और वेट रख देंगे या दो वेट और रख देंगे, प्रेशर और इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम और डिक्रीज हो जाएगी। तो साफ पता चल रहा है प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करेंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। यस, उस कांस्टेंट का हमने नाम क्या रख दिया? दैट इज, उस कांस्टेंट का हमने नाम क्या रख दिया? के रख दिया। शुरू में मान लेते हैं प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, तो P1 V1 के बराबर आ जाएगा। बाद में प्रेशर P2 हो गया, वॉल्यूम V2 हो गया, तो P2 V2 के बराबर आ जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 P1 V1 किसके बराबर आ जाएगा? P2 V2। और आप ये भी कह सकते हैं जब वॉल्यूम किसी गैस की ज्यादा होगी उसका प्रेशर कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगी प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। ठीक है, दूसरी बात, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये अगर बहुत ज्यादा होगा ये बहुत कम होगा, ये बहुत ज्यादा होगा तो ये बहुत कम होगा। ठीक, कुछ ग्राफ्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, थोड़े समय पहले टिकटॉक के ऊपर, जो कि इंडिया में बैंड है बट शायद आपको पता चला होगा विद द हेल्प ऑफ इंस्टाग्राम एंड ऑल, एक अमेरिकन लोग जो है वो कुछ ना कुछ चैलेंज करते रहते हैं। आई मीन मोस्ट ऑफ देम, वो चैलेंजेस का कोई सिर पैर होता नहीं है। ठीक है, आज से कुछ साल पहले तो इवन अमेरिका में शायद कोविड के टाइम पे एक ऐसा चैलेंज भी चल रहा था, बेवकूफ वाली बात है, कि ब्लीच पीने का चैलेंज, विच इज लाइक सुसाइडल, विच इज स्टूपिडिटी। ठीक है, बट हाँ ये भी एक स्टूपिडिटी का एक और एग्जाम्पल था कि एक काइली जेनर चैलेंज चला था। ठीक है, काइली जेनर के आपने देखा होगा, लिप्स जो है वो बहुत बड़े बड़े से हैं। ठीक है, ड्यू टू पता नहीं, आई डोंट नो, बट हाँ ऐसे ही लिप्स बनाए जा सकते हैं। शायद उन्होंने भी बॉयल्स लॉ पढ़ लिया होगा। एक छोटा सा गिलास लीजिए, उसके अंदर से एयर सक करते रहिए, एयर सक करेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वहां पर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो वॉल्यूम क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, और आपके लिप्स भी काइली जेनर जैसे हो जाएंगे। थैंक मी लेटर। टेम्परेरी है, टेम्परेरी है। ठीक है, बट हाँ करिएगा मत, करिए
हर एक चीज ट्राई करने वाली नहीं होती, ठीक है। किसी का मुंह लाल तो हो सकता है उसने मेकअप करके किया हो, लेट देम डू द मेकअप। अपना थप्पड़ मार के लाल करने की जरूरत नहीं है। आई एम जस्ट टेलिंग यू, डोंट डू इट, है ना। ट्राई करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आइए प्रेशर और वॉल्यूम के ग्राफ के बारे में बताएंगे। सर अभी अभी आपने पढ़ा था पीवी इज इक्वल टू के, सर ये एक्स वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो सर ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होगा, ऐसा ही आएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। एंड दूसरा पीवी वाई एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे या तो पी है या वी है। सर प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही होगा, हमेशा कांस्टेंट ही होगा, यानी कि ऐसे ही रहेगा। चाहे आप प्रेशर को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है, या वॉल्यूम को इंक्रीज करें या डिक्रीज करें, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट ही आएगा। अगर आपने मान लो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 5 आ रहा है या 20 आ रहा है, चलो ये 4 है ये 5 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके क्या आ रहा है, 20 आ रहा है। आपने प्रेशर 4 की जगह 10 कर दिया, तो वॉल्यूम 5 की जगह कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अभी भी 20 ही आएगा, है ना। तो प्रेशर इंक्रीज करोगे तो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, प्रेशर डिक्रीज करोगे तो वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगी। सर प्रेशर और डेंसिटी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, क्या हमने अभी अभी पढ़ा था, P इज इक्वल टू के बाई वी। हाँ सर ये पढ़ा है, पी वी इज इक्वल टू के। क्या हम सबको ये भी पता है कि डेंसिटी किसके बराबर होती है, मास अपॉन वॉल्यूम। क्या डेंसिटी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस। क्या प्रेशर भी वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यस। तो क्या प्रेशर और डेंसिटी एक दूसरे के क्या होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे, यस। क्या सीधा ग्राफ बना सकते हैं हम स्ट्रेट लाइन का, वाई एक्सिस पर प्रेशर है, एक्स एक्सिस पर क्या है, दैट इज डेंसिटी है, कुछ इस तरह का। स्लोप जो होगी वो कांस्टेंट के इक्वल होगी। लॉग पी और लॉग वी का ग्राफ कैसे बनाएंगे, सर पी वी किसके बराबर होता है, के बराबर होता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग पी प्लस लॉग वी इज इक्वल टू लॉग के। लॉग पी वाई एक्सिस पे रखना है तो उसको उधर रखूंगा, लॉग वाई एक्स एक्सिस पे रखना है तो उसको राइट हैंड साइड पे लेके जाऊंगा। सो इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। वाई एक्सिस पर log p होगा, x एक्सिस पर log v होगा। स्लोप जो है वो -1 है, नेगेटिव में है, तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। इंटरसेप्ट की वैल्यू पॉजिटिव है, c इज इक्वल टू इंटरसेप्ट log k है, तो ग्राफ यहां से कहीं ऊपर से स्टार्ट होगा जितनी c की वैल्यू होगी, और स्लोप क्योंकि नेगेटिव में है तो ग्राफ नीचे की तरफ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर जब हम साइकिल ट्यूब्स को इन्फ्लेट करते हैं तो वॉल्यूम भी बढ़ती है एज वेल एज प्रेशर भी बढ़ता है। बिल्कुल सही बात है, जब भी किसी टायर में हवा भरते हैं तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होती है एज वेल एज प्रेशर भी इंक्रीज होता है। सर अभी तो आपने पढ़ाया था कि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, बट यहां पर तो वॉल्यूम भी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है, ऐसा कैसे, आप बताइए। ठीक है सर, आपने बोला था बॉयल्स लॉ तभी एप्लीकेबल होता है जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है और मास ऑफ द गैस भी कांस्टेंट होता है। यहां पर तो आप गैस को अंदर भरते जा रहे हो, मास उसका इंक्रीज करते जा रहे हो, ठीक है। ये एक्सेप्शनल केस है, नहीं। एयर आइडियल गैस नहीं होती, नहीं। हाँ इट हैपन्स बिकॉज मास ऑफ एयर इज नॉट कांस्टेंट, है ना। बॉयल्स लॉ एप्लीकेबल ही वहीं पे होगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स लॉ भी तभी एप्लीकेबल होता है जब मास कांस्टेंट है एज वेल एज प्रेशर गैस का कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है, एक तो मास और एक प्रेशर, वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तब क्या कहता है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, यानी कि अगर आप किसी गैस को गर्म करना शुरू कर दोगे तो वॉल्यूम भी गर्म करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगी। किसी गैस को ठंडा करना शुरू कर दोगे, उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो उसकी वॉल्यूम भी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, और V किसके इक्वल आ जाएगा, KT के। सर यही y इज इक्वल टू एम एक्स है, बिल्कुल। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, V1 इज इक्वल टू KT1 और V2 इज इक्वल टू KT2, बिल्कुल। तो सर V1 अपॉन T1 भी K है, V2 अपॉन T2 भी K है, तो V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। एग्जाम्पल आपके सामने दे रखा है, आप देखिए प्रेशर कांस्टेंट है। सर कैसे पता चला, देखिए यहां पर भी क्या है, अभी
एटमॉस्फेरिक गैसेस इस पिस्टन के ऊपर, और अभी भी यहां पर क्या है, दैट इज एटमॉस्फेरिक गैसेस, है ना। कोई ऐसा तो नहीं है वेट वगैरह रख दिया, नहीं सर। तो प्रेशर बाहर का क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरी बात, मास भी कांस्टेंट है, क्यों? क्योंकि आप जिस भी कंटेनर में आपने इसको रखा हुआ है, ना में इसमें गैस डाल रहे हो, ना इसमें से गैस निकाल रहे हो, ठीक है सर। प्रेशर कांस्टेंट है, मास ऑफ द गैस कांस्टेंट है। राइट नाउ गैस का टेम्परेचर जो है वो कम है ना, ठंडी है, वॉल्यूम भी कम है। जैसे ही आप इसे गर्म करना शुरू कर देंगे, ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, वॉल्यूम भी गैस की क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। इसमें भी ग्राफ्स बना सकते हैं आप। V इज इक्वल टू KT पे ग्राफ बना सकते हैं। Y इज इक्वल टू MX। ये मान लेते हैं, ऐसा यूनिट रखना है, ऐसा यूनिट रख लो, लीटर, और T जो है किस में है, केल्विन में। ऐसा यूनिट, सॉरी, मीटर क्यूब रखना है, मीटर क्यूब रख लो। लीटर रखना है, लीटर रख लो, ठीक है। टेम्परेचर जरूर केल्विन में होना चाहिए। सर सी की वैल्यू 0 है यहाँ पे, यस। ग्राफ बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल सर। सर स्लोप जो है वो के इक्वल है, यस, तो ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा। सर दूसरी बात, V अपॉन टी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। V अपॉन टी हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट ही रहेगा। चाहे वॉल्यूम जितनी मर्जी इंक्रीज कर दो, टेम्परेचर भी उतना ही इंक्रीज हो जाएगा उसी के हिसाब से, और V अपॉन टी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। सर एग्जांपल दे सकते हो, बिल्कुल। मान लेते हैं V अपॉन टी 20 आया है। कैसे 20 आया है, V जो है 100 है, T जो है वो 5 है, तो सर ये 20 आ जाएगा। मान लेते हैं वॉल्यूम को हमने जो है वो 5 टाइम्स इंक्रीज कर दिया है, तो 500 हो गई। टेम्परेचर भी उसी हिसाब से 5 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्या अभी भी दोनों की रेशो जो है वो 20 ही आएगी? एब्सोल्युटली राइट सर, अभी भी 20 ही आएगी। तो V अपॉन टी जो है हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। लॉग V और लॉग टी का ग्राफ अगर आप देखें, क्या आपको पता है V अपॉन टी कांस्टेंट है? टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, लॉग V माइनस लॉग टी इज इक्वल टू लॉग के। तो लॉग V किसके बराबर आ जाएगा, लॉग टी प्लस लॉग के। Y इज इक्वल टू MX प्लस C की वैल्यू लॉग के है, तो ग्राफ कहीं यहां से स्टार्ट होगा। स्लोप 1 है, tan थीटा 1 दे रखा है, और x की वैल्यू लॉग टी, हाँ x पे लॉग टी है, ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। तो ग्राफ इस तरह का कुछ आएगा। अगर यही वाला ग्राफ डिग्री सेल्सियस के लिए बनाया होता, यहां से तो साफ पता चल रहा है कि 0 केल्विन पे, कहां पे, एब्सोलूट जीरो कहना है, एब्सोलूट जीरो कह लीजिए। 0 केल्विन कहना है, 0 केल्विन कह लीजिए। वॉल्यूम जो होगी गैस की क्या होगी, 0 होगी। सर ऐसा क्यों होगा, ठीक है। 0 केल्विन आने से पहले पहले ही गैस जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। किस में कन्वर्ट हो जाएगी, दैट इज लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। इसी ग्राफ को यहां पर बना रहा हूं। क्या 0 केल्विन का मतलब क्या होता है, -273 डिग्री सेल्सियस। तो वॉल्यूम गैस की 0 होगी 0 केल्विन पे या -273 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री सेल्सियस पे नहीं, 0 डिग्री सेल्सियस। अगर ऐसा होता कि सारी गैसेस 0 डिग्री सेल्सियस पे 0 वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती, यानी कि या तो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती, ठीक है, तो भाई हम में से कोई जिंदा ही ना होता। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी हिली एरिया में जाते हैं या किसी शहर में भी रहते हैं, तो थोड़ा पहाड़ी शहरों की बात कर रहा हूँ, वहां पर तो टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस जला ही जाता है, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर सारी एटमॉस्फेरिक गैसेस की वॉल्यूम 0 हो जाती, यानी कि वो लिक्विड या सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती, तो सारी ऑक्सीजन जो है वो रूम के अंदर लिक्विफाई होके कहीं जमीन पे पड़ी होती, तो उसको चाट चाट के या बॉयल करके किसी तरह इनहेल करके जिंदा रहना पड़ता है ना। तो कोई ना कोई हर कोई भी जिंदा ही ना होता अगर ऐसा होता। तो 20 ml हाइड्रोजन गैस है 15 डिग्री सेल्सियस पे, उसको हीट किया गया 35 डिग्री सेल्सियस पे। आपको उसकी वॉल्यूम बतानी है, कोई बात नहीं, पहले V1 दे रखा है 20 ml और टेम्परेचर दे रखा है 15 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर केल्विन में रखना है, यस, 273 ऐड कर देंगे, 288 आ जाएगा। हीटेड टू 35 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर इसमें 273 ऐड कर दीजिए, 318 आ जाएगा। आपसे वॉल्यूम पूछी गई है, तो V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। तो V2 किसके बराबर होगा, V1
T2 T1। V1 कितना है सर 20, T2 कितना है 318 और T1 कितना है बेटा 288। इसको सॉल्व आप कर सकते हैं बड़े आराम से। नेक्स्ट है गेल-स्टोक्स लॉ या एक और नाम भी है इसका, दैट इज एमंटन्स लॉ। ये क्या कहता है? पहली बात तो दो चीजें कौन सी कांस्टेंट है आपकी बार, मास और एज वेल एज क्या है, दैट इज वॉल्यूम कांस्टेंट है। ठीक है, गैस को ना तो उसका मास इंक्रीज करना है ना डिक्रीज करना है, और दूसरा उसका वॉल्यूम को भी चेंज नहीं करना है। ठीक है, और ये कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा गैस को गर्म करते जाओगे उतना ज्यादा गैस के मॉलिक्यूल वॉल्स ऑफ द कंटेनर से टकराएंगे, प्रेशर भी इंक्रीज होता जाएगा। तो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। P इज इक्वल टू किसके बराबर आ जाएगा, KT। तो P1/T1 इज इक्वल टू K, P2/T2 इज इक्वल टू K। तो इसका मतलब P1/T1 किसके बराबर आ जाएगा, P2/T2 के। ठीक, ग्राफ वही P और T का, सर अभी अभी किया था थोड़ी देर पहले, P/T, ये वही तो है V/T वाला, जब V और T था इधर इक्वेशन सेम है तो ग्राफ भी तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे ना, ग्राफ थोड़ा कोई चेंज हो जाएंगे। ये log P और log T का जैसा सिमिलर, बिल्कुल log V और log T का था, सेम ही तो रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस थोड़ा आएगा। सर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, मान लेते हैं ये, मान लेता हूँ P1 है, ये P2 है, ये P3 है। ठीक है, आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन सा प्रेशर ज़्यादा होगा कौन सा कम होगा। वैसे तो आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा वो वैल्यू भी ज़्यादा होगी। ठीक है सर, स्लोप किसका किसके ऊपर डिपेंड करता है, थीटा के ऊपर। ये θ1 है जो कि कम है, ये θ2 है उससे ज़्यादा है, और ये θ3 है। θ3 ग्रेटर देन θ2 ग्रेटर देन θ1। थीटा इंक्रीज होगा तो स्लोप इंक्रीज होगी, तो प्रेशर भी इंक्रीज होगा। ठीक है, आप इस तरह से भी कर सकते हैं। अगर इसका कर लिया है, सेम इज द केस इसका भी हो जाएगा। ठीक है सर, P/T मान लो। ठीक है, सेम ग्राफ बनाएंगे और log P और log, बिल्कुल भी ये वही है, ये V/T वाला है, यहाँ VT था, यहाँ पर log V और log T वाला है। सिमिलर ग्राफ है, उसमें कोई चेंज करने वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है एवोगैड्रोस लॉ, ये आपने पढ़ा भी होगा। किसमें पढ़ा होगा हमने, दैट इज मोल कॉन्सेप्ट में, बट फिर दोबारा बता देते हैं। यहां पर क्या क्या कांस्टेंट है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एंड वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ मोल्स। जितने ज्यादा गैस के मोल्स होंगे उतनी ज्यादा उसकी वॉल्यूम होगी। सर रुक जाओ, अभी थोड़ी देर पहले आप बोल रहे थे कि गैस की अपनी वॉल्यूम होती ही नहीं है, वो तो कंटेनर के ऊपर डिपेंड करती है। अब आप बोल रहे हो कि दो गैसेस हैं, उनके टेम्परेचर और प्रेशर सेम है, जिसके ज्यादा मोल्स होंगे उसकी उतनी ज्यादा वॉल्यूम होगी। या तो पहले वाली स्टेटमेंट सही थी या ये वाली स्टेटमेंट सही है। बेटा दोनों सही है। सर एक्सप्लेन करिए, आइए। एक कंटेनर है, इसमें पिस्टन बिल्कुल हमने नीचे लगा रखा है, राइट नाउ बिल्कुल नीचे है ना, तो कोई चीज है ही नहीं, वॉल्यूम भी जीरो है। हमने क्या किया, छोटा सा यहां पर छेद कर दिया, छेद कर दिया, और इस छेद से हमने गैस डालनी शुरू करी। फिर कितनी डाली, 1 मोल डाला गैस का, 1 मोल। जैसे 1 मोल डालेंगे पिस्टन ऊपर जाता जाएगा, यस, ये कोई ना कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। ठीक है सर, क्योंकि 1 मोल डाला है वो कोई ना कोई प्रेशर एक्सर्ट करेगा, उसके हिसाब से इसकी वॉल्यूम हो गई। ठीक है सर, V1 आ गई, मान लेते हैं 5 लीटर है। इसी गैस का, गैस सेम ही है बेटा, अगर आपने इसी कंटेनर से अगर आपने 2 मोल डाले होते, और फिर वही ये मासलेस और फ्रिक्शनलेस पिस्टन है। ठीक है, ये पिस्टन ऊपर जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा जाता जाएगा, कहां पे जाके रुकेगा, जब ये अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के इक्वल हो जाएगा। अब ये ज्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, कितनी हो जाएगी, दैट इज 10 लीटर हो जाएगी। ठीक है, बट ये सेम गैस के बारे में बात हो रही है, सेम गैस के, वो जो आपका डाउट था उसको क्लियर करने के लिए। अगर हम बात करें एवोगैड्रो लॉ की, तो ये क्या कहता है कि दो अलग अलग कंटेनर है, इसमें दो अलग अलग गैस है, एक ए एक बी, दोनों के टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, टेम्परेचर एंड प्रेशर सेम है, तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ठीक है, यानी कि V/N क्या आ जाएगा, K V1/N1,
के V2 अपॉन N2 के, तो V1 बाई N1 इज इक्वल टू V2 बाई N2। सर आप ऐसा भी कह सकते हैं जो वॉल्यूम की रेशो होगी वही नंबर ऑफ मोल्स की भी रेशो होगी, जो वॉल्यूम की रेशो होगी वही नंबर ऑफ मोल्स की भी रेशो होगी। ठीक, नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन। सर आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है? जितने भी गैस लॉज हमने पढ़े हैं उनको कंबाइन करके जो इक्वेशन आएगी उसे क्या बोलेंगे हम लोग? आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन से पहले आपको एक कंबाइंड गैस इक्वेशन बताता हूं, फिर आइडियल बताता हूं। क्या हमने अभी अभी पढ़ा था? अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ, यस। अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, यस। इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए, क्या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा P अपॉन टी के? यस। क्या V इज इक्वल टू के पी बाई टी आ जाएगा? यस। दैट इज, भी कह लो, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा किसके? T के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल P के। तो V किसके बराबर आ जाएगा? K T बाई P। तो PV बाई T कांस्टेंट, इसका मतलब P1 V1 बाई T1 कांस्टेंट, P2 V2 बाई T2 कांस्टेंट। तो क्या ऐसे बोल सकते हैं? P1 V1 बाई T1 इज इक्वल टू P2 V2 बाई T2। बिल्कुल सर। अब करेंगे आइडियल गैस इक्वेशन। ये रहा। एवोगाड्रो लॉ ये कहता है, चार्ल्स लॉ ये कहता है, और बॉयल्स लॉ ये कहता है। तीनों को कंबाइन कर दीजिए। V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनटी के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? P के। वही हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। फिर वही प्रोपोर्शनलिटी को इक्वल टू में कन्वर्ट करने के लिए कोई ना कोई कांस्टेंट लगेगा। यस, उस कांस्टेंट का नाम क्या है? दैट इज R, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ठीक है, यहीं से आइडियल गैस इक्वेशन आई है, PV इज इक्वल टू nRT। सर ये जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है ये गैस पर डिपेंड करेगा या हर एक गैस के लिए सेम होगा? बेटा नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, हर एक के लिए क्या होगा? सेम होगा। ठीक है सर। सर इसकी वैल्यू कितनी होती है? 0.0821, जिसको अप्रोक्सीमेटली हम लोग 1/12 भी लिख देते हैं, लीटर ATM पर केल्विन पर मोल। वॉल्यूम अगर आपने लीटर में रखी है, प्रेशर आपने ATM में रखा है, तो ये होगा। नहीं सर अगर हमने प्रेशर बार में रखा होता तो 0.083 हो जाएगा, लीटर बार पर केल्विन पर मोल। नहीं सर हमने सब कुछ SI यूनिट में रखा है, मोल का SI यूनिट मोल ही होता है, टेम्परेचर का केल्विन ही होता है, प्रेशर का SI यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का SI यूनिट होता है मीटर क्यूब। सब कुछ SI यूनिट में रखा है, तो इसकी SI यूनिट में वैल्यू हो जाएगी 8.314, जिसको अप्रोक्सीमेटली पेपर में कैलकुलेशन को आसान करने के लिए 25/3 भी हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, और कैलोरी में कोई भी चीज़ जूल में होती है उसको कैलोरी में कन्वर्ट करना होता है तो 4.183 से डिवाइड कर देंगे। तो जैसे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1.987, बट अप्रोक्सीमेटली 1.987 को लोग ये भी रख सकते। ठीक, तो आर डिपेंड करेगा क्या प्रेशर के और वॉल्यूम के यूनिट हैं, उन्हीं के ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज ओपन वेसल कॉन्सेप्ट। सर क्या है ओपन वेसल कॉन्सेप्ट? बेटा हम मान के चलते हैं किसी भी ओपन वेसल में प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है सर, देखिएगा ये कंटेनर है, मान लेते हैं इसके अंदर राइट नाउ जो गैस है उसका नंबर ऑफ मोल्स N1 है और इसका जो मास है दैट इज W1 है। ठीक है, और राइट नाउ टेम्परेचर यहां पर T1 है। आपने इस गैस को गर्म करना शुरू कर दिया। जैसे ही आप इस गैस को गर्म करेंगे कुछ गैस जो है वो कंटेनर से क्या चली जाएगी? बाहर चली जाएगी। ठीक, यहां पर गैस कम हो जाएगी। अब इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने बच गए यहां पर? N2, जिनका मास कितना होगा? W2। हाँ, नंबर ऑफ मोल्स और से मास निकाल सकते हैं। राइट नाउ टेम्परेचर कितना है? T2। पहले प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ऐसे लिखूंगा N1RT1। अब प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को ऐसे लिखूंगा N2RT2। किसी भी ओपन वेसल कॉन्सेप्ट के अंदर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। तो इन दोनों से यह आ गया N1RT1 इज इक्वल टू N2RT2।
आर से आर कैंसल आउट, N1T1 किसके बराबर आ जाएगा, N2T2 के। N1 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इनिशियली एट टेम्परेचर T1, N2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स फाइनली एट टेम्परेचर T2, ठीक। एंड T1 T2 तो आपको पता ही है टेम्परेचर है केल्विन में, ठीक है। कितने मोल्स गैस के एस्केप हो गए हैं, रिमूव हो गए हैं, वो बताइए। सर पहले मोल्स N1 थे, अब N2 है, तो N1 माइनस N2। पहले 5 मोल्स थे, अब 2 मोल्स सिर्फ बचे हुए हैं, ठीक है, कंटेनर के अंदर, बाकी 3 मोल्स बाहर चले गए हैं। तो 3 पता कैसे चले, पहले 5 थे, अब 2 बचे हुए हैं, तो 5 माइनस 2 वही है। सर परसेंटेज ऑफ मोल्स ऑफ गैस एस्केप, कितने परसेंटेज मोल्स ऑफ गैस एस्केप हो जाएंगे, N1 माइनस N2 डिवाइडेड बाई N1 इंटू 100। ऊपर 3 आया, ठीक है, नीचे कितना आया 5, 3/5 इंटू 100। सर हम कहेंगे 3/5 इंटू 100 कितना आता है, 60% जो है वो गैस जो है वो क्या हो गई है, एस्केप हो गई है। सर क्या हम यहां से मास ऑफ गैस एस्केप निकाल सकते हैं, बिल्कुल, जैसे N1 माइनस N2 की है वैसे ही W1 माइनस W2 कर लेना, आपको मास ऑफ गैस एस्केप निकल जाएगा। सर परसेंटेज ऑफ मास ऑफ गैस एस्केप निकाल सकते हैं, मोल्स की जगह अगर यहां पर मास लिखा हो, क्या तब निकाल सकते हैं, हाँ, इतना मास एस्केप हुआ है डिवाइडेड बाय जितना टोटल था इनटू 100, ठीक। क्या हम आइडियल गैस इक्वेशन से डेंसिटी भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं। ये थी आइडियल गैस इक्वेशन, PV इज इक्वल टू nRT। n क्या है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज मास बाय मोलर मास। m इधर ले आऊंगा, ये क्या है, डेंसिटी। तो डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, PM/R। डेंसिटी किसके बराबर आ जाएगी, PM/R, ठीक है। तो डेंसिटी भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एक ओपन वेसल के ऊपर क्वेश्चन दे रखा है, ओपन वेसल के अंदर 200 मिलीग्राम एयर दे रखी है 17 डिग्री सेल्सियस पे। अच्छा, पहले मास दे रखा है 200 मिलीग्राम और पहले टेम्परेचर कितना दे रखा है 17 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 290 केल्विन। कितना वेट परसेंटेज एक्सपेल हो जाएगा, एक्सपेल का मतलब एस्केप हो जाएगा, अगर आपने इसको हीट किया है 117 डिग्री सेल्सियस पे। केल्विन में कितना हो गया, 390 केल्विन। पहले W2 निकालेंगे, हमें ये निकालना है परसेंटेज ऑफ मास ऑफ गैस एस्केप, ये निकालना। सर इसके लिए W1 चाहिए, W2 चाहिए। W1 दे रखा है, W2 निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, जैसे N1T1 इज इक्वल टू N2T2 था। N1 क्या थे, पहले मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, बाद में जितना मास बताया गैस का डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास से मोलर मास क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। W1T1 किसके बराबर आ जाएगा, W2T2। ये 200 मिलीग्राम दे रखा है, ये 290 था, ये निकालना है, ये 390 था। क्या 5800 डिवाइडेड बाय 39। बस अब आगे कैलकुलेशन का काम है, ये दे रखा है, ये भी निकल गया है, बस वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। पहली बात, यह लॉ किनके लिए एप्लीकेबल है, जब भी किसी कंटेनर के अंदर एक से ज्यादा नॉन रिएक्टिंग गैसेस प्रेजेंट हो। क्या प्रेजेंट हो, नॉन रिएक्टिंग गैसेस, गैसेस आपस में रिएक्ट नहीं करनी चाहिए, ठीक है, ये उन्हीं के लिए लॉ एप्लीकेबल है। दूसरी बात, ये क्या कहता है, किसी कंटेनर के अंदर जितनी भी गैसेस हैं उन सब का टोटल प्रेशर क्या आएगा। मान लो इस कंटेनर के अंदर 3 गैसेस हैं A B C, तो टोटल प्रेशर किसके बराबर आएगा, पार्शियल प्रेशर का सम, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ सी, ठीक है, तीनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दैट इज टोटल प्रेशर आ जाएगा। सिर्फ पार्शियल प्रेशर कैसे पता चलता है, मान लो मैंने पार्शियल प्रेशर ए का फाइंड आउट करना है, ठीक है,
तो बी और सी को धक्के मार के बाहर निकाल दो, अंदर क्या बच गई ए, उसका प्रेशर फाइंड आउट कर लो, वो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ए का। मान लो मुझे पार्शियल प्रेशर बी का निकालना है, ए और सी को धक्के मार के बाहर निकाल दो, अंदर सिर्फ बी बच गई, उसका प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर बी का। मान लो सी का निकालना है, ए और बी को बाहर निकाल दो, जो सी अंदर बची है उसका पार्शियल प्रेशर क्या कहलाएगा, पार्शियल प्रेशर सी का। ठीक है सर, ये भी क्लियर हो गया और ये भी क्लियर हो गया। ठीक है, यही दोनों बातें बोली है। टोटल प्रेशर जो होगा वो सम ऑफ द पार्शियल प्रेशर होगा, उसी को हमने लिख के दिखा दिया। ठीक है, एक और ये बात है, प्रेशर ड्राई गैस का प्रेशर टोटल माइनस एक्वस टेंशन होता है, इसको समझाता हूं अगले पेज पे। ये देखिए, मान लीजिए किसी गैस को आपने कलेक्ट किया है बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। सर क्या किया आपने, मैं बता देता हूं। इस कंटेनर के अंदर जिंक के छोटे छोटे टुकड़े थे, जिनको जिंक ग्रैनुअल्स भी बोलते हैं। उसमें ऊपर से आपने ऐड किया या तो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड या डाइल्यूट HCl। चलो मैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिख लेता हूं। जिंक जो है वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, बनेगा ZnSO4 और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये जो हाइड्रोजन गैस बनी है ये यहां से पास होके वाटर के ऊपर हम यहां पर कलेक्ट कर लेंगे, इसको बोलते हैं हम डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर। तो यहां पर हाइड्रोजन गैस हमने कलेक्ट कर दी। सर यहां पर गैस अकेली नहीं है, मैंने कहा क्यों, एक तो हाइड्रोजन गैस है यहां पे और कुछ वाटर भी तो इवेपोरेट हुए होंगे, वाटर भी तो इवेपोरेट हुए होंगे। ये रेड वाले क्या है, दैट इज वाटर के वेपर्स हैं। इस गैस को जहां पर वाटर भी है के वेपर भी है, एज वेल एज क्या है, गैस के वेपर भी है। ये जो टोटल प्रेशर यहां पर कहलाएगा वो कहलाएगा प्रेशर ऑफ मॉइस्ट गैस। नाम से पता चल रहा है गैस के साथ मॉइस्चर भी है, पानी भी है, वो किसके बराबर होगा, पार्शियल प्रेशर गैस का प्लस वाटर का वेपर प्रेशर, जिसको एक्वस टेंशन भी बोलते हैं। अब मेरे ख्याल से ये वाली लाइन समझ आ गई होगी कि प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर आएगा, टोटल प्रेशर माइनस एक्वस टेंशन। ये रहा प्रेशर ऑफ ड्राई गैस किसके बराबर होगा, प्रेशर मॉइस्ट गैस का माइनस एक्वस टेंशन, माइनस एक्वस टेंशन। ठीक है, इसी को उसने टोटल प्रेशर लिखा हुआ है पिछले पेज पे। एक ये बात डाल्टन्स लॉ से, एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर उसकी मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। सर ये कहां से आया, मैं बता देता हूं। PV इज इक्वल टू NRT। फिर ये P कौन सा है बेटा, टोटल, तो ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, टोटल। मान लो मैंने दोबारा PV इज इक्वल टू NRT लिखा, अब ये P क्या है, मान लेते हैं पार्शियल प्रेशर A गैस का, तो फिर ये नंबर ऑफ मोल्स भी क्या होंगे, A गैस के होंगे। ये वॉल्यूम टोटल और वॉल्यूम ए की क्यों नहीं लिखी, अरे एक कंटेनर के अंदर जो टोटल वॉल्यूम खाली होती है वही गैस की वॉल्यूम भी होती है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, टेम्परेचर तो चलो सेम है ही क्योंकि सेम ही कंटेनर के अंदर है। ठीक है, क्या मैं दोनों को डिवाइड कर सकता हूँ, यस। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में कुछ ऐसा बन जाएगा और राइट हैंड साइड में कुछ ऐसा बन जाएगा। इनका रेसिप्रोकल ले लेता हूं, PA/PT is equal to NA/NT. This is chi A एंड मैं इस PT को उधर ले गया। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, उसकी मोल फ्रैक्शन और टोटल प्रेशर के प्रोडक्ट के इक्वल। सर अगर यही पार्शियल प्रेशर B का होता तो मोल फ्रैक्शन B की इंटू PT। सर अगर पार्शियल प्रेशर C का होता तो बेटा ये मोल फ्रैक्शन C की आ जाती इंटू टोटल प्रेशर। ठीक बेटा, क्वेश्चन में आपसे बोला गया है इक्वल वेट दिया गया है किसका, H2 का और CH4 का। ठीक है, आर मिक्स्ड इन ए कंटेनर एट 25 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। एक मिनट, आपको मास इक्वल दिया गया है, इक्वल, और आपसे बोला गया फ्रैक्शन निकालना है टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन। अच्छा अच्छा, फ्रैक्शन का मतलब एक न्यूमिनेटर होगा एक डिनोमिनेटर होगा। फ्रैक्शन ऑफ द टोटल प्रेशर एक्सर्टेड बाय हाइड्रोजन, ये निकालना है सर। प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन, पार्शियल प्रेशर हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय टोटल प्रेशर। सर PH2 तो किसके बराबर होगा, काई H2 इंटू PT, यानी कि PH2 बाय PT इसके बराबर आ जाएगा
KH2 के बराबर आ जाएगा। तो सर सीधी तरह बोलिए ना, बस मोल फ्रैक्शन आपको हाइड्रोजन की फाइंड आउट करनी है, तो कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। सर कितना टोटल प्रेशर माने कि आप कैलकुलेशन करनी आसान हो जाए। इसका मास, मोलर मास 2 ग्राम होता है, इसका 16 ग्राम होता है। 2 और 16 का एलसीएम ले लीजिए। वैसे तो कुछ भी मान सकते हो, 1 ग्राम, 2 ग्राम, 100 ग्राम, 16 ग्राम, जो भी मान सकते हो, ठीक है। बट अगर एलसीएम लेके करोगे तो कैलकुलेशन करनी आसान हो जाएगी। 2 का और 16 का एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा। अच्छा, तो इसको 16 मान लो, क्योंकि अब इससे नंबर ऑफ मोल्स निकालना काफी आसान हो जाएगा, काफी आसान हो जाएगा। ऊपर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, 8 आ गया। नंबर ऑफ मोल्स मीथेन के, ऊपर मास डिवाइडेड बाय मोलर मास, ये 1 आ गया। निकाल लो KH2। ऊपर मोल्स हाइड्रोजन के, नीचे टोटल मोल्स, 8/9। आंसर कितना आ गया? दैट इज 8/9। नेक्स्ट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। पहली बात, डिफ्यूजन होता क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस। जब गैसेस मिक्स होती हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफ्यूजन बोलते हैं। डिफ्यूजन और इफ्यूजन में एक छोटा सा डिफरेंस ये है कि कभी भी कोई गैस अगर किसी छोटे से छेद में से निकल रही है, किसी स्मॉल होल में से निकल रही है, जैसे आप डीओ लगाते हैं, है ना, परफ्यूम लगाते हैं, तब एक छोटे से होल में से गैस निकल रही होती है, उसे क्या बोलते हैं? आपकी गैस डिफ्यूज हो रही है, ठीक है। बट मान लीजिए जब भी गैस किसी ओपन सरफेस से रिमूव हो रही है, एस्केप हो रही होती है, उसको बोलते हैं हम लोग इफ्यूजन। सर वो कैसे? देखो, अगर कोई सब्जी बना रहे हो घर पे और वो प्रेशर कुकर के अंदर बना रहे हो, तो उसमें से जब गैस निकालते हैं तो एक छोटे से होल में से निकलती है ना, जो प्रेशर कुकर के ऊपर छोटा सा होल होता है, ठीक है, वो डिफ्यूजन है। बट मान लो कोई सब्जी घर पे बना रहे हो और वो कढ़ाई के अंदर बना रहे हो, तब गैस कहां से एस्केप हो रही है? सर यहाँ ओपन सरफेस से, यहां से एस्केप हो रही है, तब इसको क्या बोलेंगे हम लोग? दैट इज इफ्यूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इफ्यूजन बोलेंगे, ठीक है। ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि किसी भी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, रेट ऑफ डिफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा रूट ऑफ द वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, ठीक है। जिस भी गैस की वेपर डेंसिटी ज्यादा होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा, जिसकी वेपर डेंसिटी कम होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। और हम सबको ये भी पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास, जिसे मोलर मास भी बोलते हैं, दैट इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी होगा, बिल्कुल। तो यानी कि जहां पर आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन को अगर आपने आर से लिखा है, तो मोलर मास को हम कैपिटल एम से भी लिख सकते हैं, ठीक है। वही वेपर डेंसिटी की जगह हमने क्या रख दिया? मोलर मास रख दिया, ठीक है। किसी कंटेनर के अंदर दो गैसेस प्रेजेंट हैं, एक का नाम ए है, एक का नाम बी है। कंटेनर के अंदर नंबर ऑफ मोल्स सेम है दोनों के, पार्शियल प्रेशर सेम है दोनों का। ऑब्वियसली नंबर ऑफ मोल सेम है तो मोल फ्रैक्शन सेम होगी, मोल फ्रैक्शन सेम होगी तो पार्शियल प्रेशर भी सेम होगा, और टेम्परेचर भी सेम है। इस कंटेनर के अंदर दो गैसेस हैं ए एंड बी, जिनके नंबर ऑफ मोल सेम है, पार्शियल प्रेशर सेम है और टेम्परेचर सेम है। आपने यहां पर एक छोटा सा होल कर दिया। क्या यहां से ए भी बाहर आएगी? यस। क्या बी भी बाहर आएगी? यस। जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ए होगा वो कुछ ऐसे लिखा जाएगा, जो बी होगा वो ऐसे लिखा जाएगा। जैसे ही दोनों को डिवाइड करेंगे आप, तो सर इक्वल टू लगाने के लिए यहां पर भी कांस्टेंट आएगा, यहां पर भी कांस्टेंट आएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। क्या यही बन जाएगा? यस। तो आर ए बाई आर बी इज इक्वल टू रूट ऑफ एम बी बाई एम ए, ठीक है। एप्लीकेबल कब है? जब सबके नंबर ऑफ मोल सेम है कंटेनर के अंदर, पार्शियल प्रेशर सेम है और टेम्परेचर भी क्या है? सेम है। से साफ पता चला जिसका मोलर मास क्या होगा? दैट इज कम होगा, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। हल्की गैस का रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा, ठीक है, और जो भारी गैस होगी उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम होगा। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर यहां ग्लास ट्यूब दे रखी है, ग्लास ट्यूब है। ग्लास ट्यूब के अंदर यहां पर एक एंड से आपने किसी कॉटन को डाला अमोनिया के अंदर, अमोनिया इधर से एस्केप हो रही है, और दूसरे एंड पे उसी टाइम आपने
HCl डाला, यहां से HCl के वेपर्स निकल रहे हैं। जहां पर भी अमोनिया और HCl आपस में मिलेंगे, मिलके अमोनियम क्लोराइड बनाएंगे, ठीक है, जो कि सॉलिड होता है, इसके वाइट फ्यूम्स होते हैं, क्लाउड जैसे वाइट फ्यूम्स होते हैं, ठीक है। डिफ्यूजन हो रहा है दोनों गैसेस का, यस। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि ये जो व्हाइट फ्यूम्स यहां पर बने हैं वो किसके ज्यादा पास बने होंगे, क्या HCl वाले एंड के ज्यादा पास बने होंगे या अमोनिया वाले एंड के ज्यादा पास बने होंगे। सर अभी अभी तो आपने बताया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो मोलर मास के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जिसका मोलर मास कम होगा उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। किसका मोलर मास कम है, अमोनिया का, तो इसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा होगा। ये गैस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ठीक है, तो अमोनिया ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये HCl है 36.5, मोलर मास ज्यादा है, ये कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो ये जो अमोनियम क्लोराइड बनेगा ये किसके एंड के पास होगा, नियर नियर HCl एंड, है ना। तो उसने कम डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। सर रेट ऑफ डिफ्यूजन को क्या डिस्टेंस के टर्म में ही बता सकते हैं, तीन तरीके हैं ये रेट ऑफ डिफ्यूजन को बताने के। एक तो डिस्टेंस के टर्म में, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया डिवाइडेड बाय कितना टाइम लिया। सिमिलरली कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया बी ने डिवाइडेड बाय जितना टाइम लिया, वो ऊपर आ जाएगा। सर और क्या तरीका है ना, जो गैस ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी हम कहेंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन ज्यादा है, टाइम इंटरवल सेम है। जो गैस कम डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे हम कहेंगे उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन कम है, ठीक है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स, जितने ए के डिवाइडेड बाय टी ए, एन बी डिवाइडेड बाय टी वी ए डिवाइडेड बाय टी ए, वी बी डिवाइडेड बाय टी, रूट ऑफ एम बी बाय एम। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या तो डिस्टेंस के टर्म में बताया जा सकता है, या ये डैश कर रहा हूं बेटा, डैश। तो ये डैश का मतलब क्या है, जितने मोल्स डिफ्यूज हुए हैं कंटेनर के अंदर। तो देखो गैस के मोल सेम थे, ए और बी के सेम थे, ए के भी 5 थे तो बी के भी 5 थे, ए के 10 थे तो बी के भी 10 थे। ये है जो नंबर ऑफ मोल्स गैस के कंटेनर के बाहर आ गए हैं, जो डिफ्यूज हो गए हैं, ये वो वाले नंबर ऑफ मोल्स हैं। जिसके ज्यादा बाहर आ जाएंगे ऑब्वियसली उसका डिफ्यूजन ज्यादा होगा। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ द गैस डिफ्यूज्ड। अगर ए की अंदर वॉल्यूम 20 ml थी, बी की भी अंदर 20 ml थी, बाहर किसकी जितनी ज्यादा आई है, बाहर जिसकी ज्यादा आई है, जिसकी बाहर ज्यादा आएगी उसकी डिफ्यूजन भी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन या तो डिस्टेंस के टर्म में रख सकते हैं, या नंबर ऑफ मोल्स के टर्म में, या वॉल्यूम के टर्म्स में। आप इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हो। मान लो टाइम इंटरवल सेम है तो टाइम इंटरवल कैंसिल आउट हो जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बी, नंबर ऑफ मोल्स ए के डिफ्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स बी के डिफ्यूज, वॉल्यूम ए की डिफ्यूज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम बी की डिफ्यूज, रूट ऑफ एम बी ओवर एम। नहीं सर, टाइम इंटरवल सेम नहीं है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड सेम है, और नंबर ऑफ मोल्स जितने ए के डिफ्यूज हुए उतने बी के डिफ्यूज हुए, या जितनी वॉल्यूम ए की एस्केप हुई है उतनी ही बी की एस्केप हुई है। अब की बार एस भी कैंसिल आउट हो जाएगा, एन ए डैश एन बी डैश कैंसिल आउट हो जाएगा, वी ए वी बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा टाइम, टाइम का कंपैरिजन हो जाएगा, रूट ऑफ एम बी ओवर एम ए। नेक्स्ट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। छोटे छोटे पार्टिकल के इनके पॉस्टुलेट्स हैं, वो सिर्फ हमें वर्बली आपको बताने हैं। गैस के अंदर जितने भी पार्टिकल्स होते हैं एक पर्टिकुलर गैस के अंदर सारे आइडेंटिकल होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इनकी एक्चुअल वॉल्यूम जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम, ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसे पॉइंट मास माना था। हालांकि ये बात बोली गई है, सच नहीं है, बट चलिए ठीक है। इसने क्या बोला है कि कुछ कंडीशंस पे सच है, कुछ कंडीशंस पे सच नहीं है। मान लेते हैं अभी राइट नाउ सिर्फ 6 गैस मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम 3000 ml है, और इन 6 गैस की वॉल्यूम मिला के 1 ml है, 6 के मिला के 1 ml है। तो राइट नाउ आप जरूर कह सकते हैं कि जो वॉल्यूम ऑफ द गैस मॉलिक्यूल्स है वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। बट अगर आपने यही पिस्टन बहुत नीचे ले आए, अभी भी 6 गैस मॉलिक्यूल ही होंगे यहाँ पे, टोटल वॉल्यूम अब 2 ml है,
क्या अब वॉल्यूम जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स की वो नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम? नहीं सर, अब ये बात सच नहीं है। तो कभी ये बात सच है, कभी ये बात सच नहीं है। दूसरी बात इन्होंने क्या बोली है कि कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में, ठीक है, ना ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ना गैस मॉलिक्यूल एक दूसरे को रिपेल करेंगे। हालांकि ये बात भी सच नहीं है, बट केटी जी ने यही बात बोली थी। नेक्स्ट, पार्टिकल्स गैस के हमेशा रैंडमली मूव करते रहते हैं, ठीक है, सारे पॉसिबल डायरेक्शंस में, स्ट्रेट लाइन में, ठीक है। जब भी ये रैंडम मोशन होता है, ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं, ठीक है, और जो प्रेशर एग्जर्ट किया जाता है जब वो वॉल्स ऑफ द कंटेनर पे टकराते हैं। कॉलिजन्स जो है परफेक्टली इलास्टिक है, यानी कि टोटल एनर्जी बिफोर एंड आफ्टर द कॉलिजन क्या रहेगी? सेम रहेगी। एनर्जी एक्सचेंज जरूर हो सकती है, बट टोटल एनर्जी जो है वो सेम रहेगी। किसी पर्टिकुलर टाइम पे डिफरेंट पार्टिकल्स की डिफरेंट स्पीड होगी, इस कारण उनकी हर एक की काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। अगर इनकी स्पीड वेरिएबल है तो काइनेटिक एनर्जी भी वेरिएबल होगी, वो तो पता ही है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर के बराबर होता है। काइनेटिक थ्योरी ने यह माना था कि काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे। एवरेज काइनेटिक एनर्जी मतलब सबकी मिला के जो काइनेटिक एनर्जी आएगी वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसी के ऊपर बेस्ड है, दैट इज काइनेटिक गैस इक्वेशन। काइनेटिक गैस इक्वेशन कोई पूछ ले होती क्या है? ये रिलेशन बताती है प्रेशर का, वॉल्यूम का, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, रिपीट कर रहा हूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ द गैस। 5 चीजें हैं, प्रेशर, वॉल्यूम, मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड दैट इज वेलोसिटी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल। इन सब का रिलेशन बताती है। सर कैसे लिखी जाती है? ऐसे लिखी जाती है, PV is equal to 1/3 m n dash v square RMS। बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो चलो, P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, M मास ऑफ गैस मॉलिक्यूल है, V इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, पढ़ेंगे अभी। बुक्स के अंदर आप देखेंगे तो यहां पर N लिखा हुआ है, मैंने इसे N डैश लिखा हुआ है, क्योंकि N लिखने पर कई बार बच्चे ये मान लेते हैं कि वो नंबर ऑफ मोल्स है। नंबर ऑफ मोल्स नहीं है, यहां पर N डैश क्या है? नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इन 1 ml ऑफ गैस। जो बुक्स के अंदर एन लिखा हुआ है या जो यहां पर एन डैश लिखा हुआ है, मतलब दोनों का सेम है, बट जानबूझ के आपको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि एन को हम जनरली नंबर ऑफ मोल से डिनोट करते हैं, इसी कारण आपको कंफ्यूजन ना हो, मैंने इसे एन डैश लिख दिया, ठीक है। मान लेते हैं नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स अगर Na है तो मास ऑफ 1 गैस मॉलिक्यूल इनटू एवोगाड्रो नंबर। सर ये तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास हो जाएगा, जिसे हम मोलर मास भी बोलते हैं। m इंटू Na क्या आ जाएगा? दैट इज मोलर मास। PV 1/3 mv स्क्वायर RMS के बराबर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होती है, दोनों को इक्वेट करेंगे तो क्या ये इक्वेशन आ जाएगी? यस। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? 3/2 PV। और PV किसके बराबर होता है? nRT। तो हो गया पर प्रूव यहां से कि काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितने भी आपके क्या है ये गैस मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी? टेम्परेचर के ऊपर, नेचर के ऊपर नहीं, टेम्परेचर के ऊपर, ठीक है। टोटल काइनेटिक एनर्जी लिखी हुई है 3/2 nRT, बट अगर आपको एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मोल निकालनी है, हर एक मोल की निकालनी है, तो नंबर ऑफ मोल से डिवाइड कर दो। जैसे डिवाइड करूंगा तो वो आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल निकालनी है, अरे भैया एक मोल की दे रखी है, एक मॉलिक्यूल की निकालनी है, तो एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दो। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, इन दोनों को डिवाइड करके क्या आ जाएगा? एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं दैट इज बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू दे रखी है, ये लिख दिया 3/2 kT। अब बेटा बात करने जा रहे हैं हम लोग मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स के बारे में। यहां पर एक ग्राफ बनाया गया था, बेसिकली दैट इज वाई एक्सिस पर है, दैट इज फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का मतलब सबको पता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय, ठीक है, दैट इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और यहां पर स्पीड है, स्पीड कह लो, वेलोसिटी कह लो, केमिस्ट्री में दोनों सेम है। अलग अलग मॉलिक्यूल्स की अलग अलग स्पीड होती है, उसके हिसाब से ग्राफ बनाया गया। ग्राफ बनाने के बाद पता चला, पहली बात तो ये एक बेल शेप्ड ग्राफ है। दूसरी बात, वेलोसिटीज 3 प्रकार की पाई गई। एक पाई गई रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी,
एक मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी या एवरेज स्पीड, जो भी आप कहना चाहें। सबसे पहले रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू सबसे ज्यादा थी, एवरेज की कम थी, मोस्ट प्रोबेबल की सबसे कम थी। मैं बताता हूं। यहां पर जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है, ये ये वाला, ये दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, दिस इज रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक सर, रूट मीन स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज अंडर रूट 3 RT/m। बट सर, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है? ठीक है, फॉर्मूला ये होती क्या है बेटा, ये ऐसे फाइंड आउट करते हैं, नाम से पता चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर। पहले तो स्क्वायर लो वेलोसिटीज का, पहले मॉलिक्यूल के वेलोसिटी का स्क्वायर, दूसरे का स्क्वायर, तीसरे का स्क्वायर, ऐसे वीएन स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अब उसका मीन निकाल लो और फिर क्या निकालो, उसका रूट, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। सर मैं फिर वही बात कर रहा हूं, आप फॉर्मूले बोले जा रहे हो, मैं बोल रहा हूं इसका मतलब क्या होता है वो बताइए। वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का यार किसी भी गैस का, किसी भी गैस मॉलिक्यूल का कहीं पे पाया जाना या ना पाया जाना, वो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे ही डिपेंड करता है। सर कैसे? जैसे कोई कह रहा है कि यार ऐसा करते हैं, चांद पे एक कॉलोनी बसा लेते हैं। ठीक है, तो किसी कह रहा है चांद पे जाके रह नहीं सकते हम लोग, क्यों? क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं। ठीक है, तो ऐसा करते हैं ना, यहां से जब चांद पे जाएंगे, ऑक्सीजन के बड़े बड़े सिलेंडर, बड़े बड़े टैंक साथ में लेके जाएंगे, वहां जाके उन सिलेंडर्स को फोड़ देंगे, वहां पर ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन हो जाएगी, फिर वहां पर रहना शुरू कर देंगे। कोई कहेगा नहीं 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 नहीं, अगर तुम चांद पे ऑक्सीजन लेके भी चले जाओगे, वहां जाके जब सिलेंडर फोड़ोगे, वहां पर ऑक्सीजन की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी इतनी ज्यादा होगी कि वो वहां से एस्केप हो जाएगी। ठीक है, यहां पर अर्थ पे रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑक्सीजन की क्या है, बहुत कम है। तो किसी भी गैस का कहीं पे पाया जाना या ना पाया जाना, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी पे। ठीक है, नेक्स्ट है दैट इज एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज स्पीड। अब देखो, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है, रूट 8 RT/πm। और एवरेज कैसे निकाला जाता है पता ही है, सारी गैसेस की वेलोसिटी को आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से, आपके पास एवरेज आ जाएगा। अब एवरेज का मतलब सबको पता है, वो मेरे को बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थर्ड, एक और टाइप की वेलोसिटी होती है, दैट इज मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। सर ये कौन सी वेलोसिटी होती है? दैट इज द स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स, दैट इज द स्पीड ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। सर कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मान लीजिए टोटल 300 गैस मॉलिक्यूल्स हैं, उसमें से 280 गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड है 60 मीटर पर सेकेंड। टोटल 300 है, उनमें से 280 की, ठीक है, फ्रैक्शन कितनी हुई? 280/300 यानी कि 28/30 यानी कि 14/15। ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स की कितनी स्पीड है? दैट इज 60 मीटर पर सेकेंड। तो ये है, ये दैट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? रूट 2 RT/m। साफ पता चल रहा है, रूट मीन स्क्वायर सबसे बड़ी है, एवरेज उससे छोटी है, मोस्ट प्रोबेबल सबसे छोटी है। वो लिखा ही हुआ है, रूट मीन सबसे ज्यादा है, एवरेज। आपको अलग अलग रिलेशन भी पूछे जाते हैं कि रूट मीन स्क्वायर दे रखा है, एवरेज कैसे निकालनी है, या एवरेज दे रखा है, रूट मीन स्क्वायर कैसे निकालनी है, वो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। एवरेज किसके बराबर होगा? 0.9213 इंटू रूट मीन स्क्वायर। सर देखो, मैंने 0.9213 इंटू RMS लिखा है एवरेज निकालने के लिए, बट अगर आपको पेपर में आएगा ना, तो आप इतना कर लेना, 0.9 इंटू VRMS। ठीक, अगर पेपर में आया क्या, रूट मीन स्क्वायर दे रखी है, एवरेज निकालनी है, 0.9 से मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, अगर करना 0.9 से फाइनल में मल्टीप्लाई है, तो फिर यहां पर पूरा क्यों लिखवाया 0.9213? भाई कभी कभी रिलेशन ही पूछ लिया जाता है सीधा, चार ऑप्शन ही ऐसे दिए होंगे, 0.9013, 0.9113, 0.9213, 0.9413। ठीक है, तब तो फिर एग्जैक्ट बताना पड़ेगा ना। ठीक है सर, ठीक है सर, अगर उल्टा होता, आपको एवरेज दी होती और रूट मीन स्क्वायर निकालनी होती, तब एवरेज को 1.085 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर वही बात, 1.08 को अप्रोक्सीमेटली 1.1 लिख सकता हूं? हाँ सर, बिल्कुल लिख सकते हैं। और
मोस्ट प्रोबेबल अगर आपको दे रखी है और आपको ये निकालनी है, क्या बोलेंगे, रूट मीन स्क्वायर निकालनी है, तो 1.224 या 1.2 से भी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। जब हमने पाया कि जो दो मेन पोस्टुलेट हैं काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के, जो पहले और दूसरे थे, वो कौन कौन से, एक तो ये कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन गैस मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल होती है, ऐसा बोला था केटीजी ने, बट रियलिटी में रियल गैस मॉलिक्यूल्स में ऐसा नहीं होता। गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, चाहे थोड़ी कम हो ज्यादा हो डिफरेंट इशू है, बट होती जरूर है। एक दूसरी बात कि उन्होंने बोला था कि वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू द टोटल वॉल्यूम। ये बात कई बार सही हो सकती है और कई बार गलत हो सकती है। तो ये दो पोस्टुलेट केटीजी के हर जगह फॉलो नहीं होते थे, इसी कारण आइडियल गैसेस रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करती हैं, इसी कारण पाई जाती हैं रियल गैसेस। और रियल गैस की इक्वेशन कुछ इस प्रकार है, P प्लस ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर ब्रैकेट में v माइनस एन बी इज इक्वल टू एन आर टी, जिसमें a और b क्या है, वॉन्डरवाल गैस कांस्टेंट, p प्रेशर, v वॉल्यूम और t टेम्परेचर है, r क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। यही गैस रियल गैस एट वेरी लो प्रेशर, जब प्रेशर बहुत लो होता है तब ये भी निगलेक्ट हो जाता है। प्रेशर बहुत लो होगा, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी, वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगी तो ये बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा होगा, निगलेक्ट हो जाएगा। सिमिलरली ये भी निगलेक्ट हो जाएगा, तो पीवी इज इक्वल टू क्या आ जाता है, आरटी आ जाता है। एट लो प्रेशर या मॉडरेट प्रेशर, अब वो कुछ भी है, अगर इसको लो बोलेंगे तो ये मॉडरेट हो जाएगा, जो Z होता है दैट इज पीवी बाय आर टी। यहां पर पीवी आर टी के बराबर है तो Z 1 है, यहां पर Z लेस देन 1 आता है। एट हाई प्रेशर Z ग्रेटर देन 1 आता है, एंड एट हाई टेम्परेचर Z इक्वल टू 1 आता है। तो कहां पर गैसेस जो है वो आइडियल गैसेस की तरह बिहेव करती हैं, एक तो बहुत लो प्रेशर पे और एक हाई टेम्परेचर पे गैस कैसे बिहेव करती है, आइडियली बिहेव करती है, अदरवाइज गैस जो है वो आइडियल बिहेव नहीं करती है। ठीक है सर, रियल गैसेस के बारे में और बताइए, ये ए और बी क्या है, ये ए और बी क्या है, ये वॉन्डरवाल कांस्टेंट है। ठीक है सर, ए क्या मेजर करता है, ए मेजर करता है दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर किसी गैस मॉलिक्यूल का ए ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर ज्यादा होगा। सर हमें कैसे पता चलेगा, दो तीन गैसेस दे रखी हैं, किसका ए ज्यादा होगा किसका ए कम होगा। ए जो होता है पोलर गैस का हमेशा ज्यादा होता है, पोलर गैस समझते हैं ना, यस सर, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं आता है वो क्या होती है, पोलर गैस। ठीक है, और नॉन पोलर गैस का कम होता है। बट सर नॉन पोलर भी दो प्रकार की हो सकती है, जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और जिनमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो है तो नॉन पोलर, नॉन पोलर का मतलब है डाइपोल मोमेंट जीरो, डाइपोल मोमेंट जीरो, बट इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है और इसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है। तो बस गैस देखेंगे, केमिकल बॉन्डिंग का यूज करेंगे, अगर गैस का डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है तो उसका ए बहुत ज्यादा होगा, अगर उसका डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा है फिर चेक करेंगे क्या उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड है तो उसका ए ज्यादा होगा, उसमें पोलर कोवलेंट बॉन्ड नहीं है तो उसका ए कम होगा। ठीक है, एक और तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, दो गैसेस हैं, मान लो दोनों ही नॉन पोलर है या दोनों ही पोलर है। ठीक है, तब कैसे पता करेंगे, तब ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलर मास, जिसका मोलर मास ज्यादा होगा उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी, वही वॉन्डरवाल फोर्सेस यहीं से आई है। A is also directly proportional to the surface area, जिसका साइज बड़ा होगा उसका सरफेस एरिया ज्यादा घेरेगी और उसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगी, ज्यादा होंगी। सर यूनिट निकालने हैं ए के, हमें ये तो पता है P प्लस ए, P में ऐड किया है ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर को, इसका मतलब जो यूनिट P के होंगे वही ए एन स्क्वायर बाई वी स्क्वायर के होंगे, फिजिक्स में पढ़ा है। तो ए के यूनिट किसके बराबर होंगे, पी वी स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। पी का क्या होता है, एटीएम, वॉल्यूम का, ये वॉल्यूम स्क्वायर का लीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर मोल स्क्वायर। जैसे जैसे ए इंक्रीज होगा लिक्विफिकेशन इंक्रीज होगी। ए किसको मेजर कर रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को। अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो गैस के मॉलिक्यूल पास पास आएंगे,
गैस जल्दी लिक्विड में कन्वर्ट होगी, उसी को लिक्विफिकेशन बोलते हैं। सर बी के बारे में बात करिए। बी को हम एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम भी बोलते हैं। सर बी होती क्या है? जैसे ए मेजर करता था फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, ऐसे ही बी का नाम बताया, बट बी होती क्या है? बी होती है मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय मूवमेंट ऑफ गैस मॉलिक्यूल। मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड बाय वन मॉलिक्यूल फॉर मूवमेंट। तो थोड़ा समझाइए इसको। बिल्कुल, मान लीजिए एक गैस मॉलिक्यूल है, इसकी वॉल्यूम v है, इसकी मूवमेंट के लिए मिनिमम वॉल्यूम जो चाहिए उसको हम बोलेंगे दैट इज एक्सक्लूडेड वॉल्यूम या को वॉल्यूम। ठीक है सर, वो किसके बराबर होती है? वो किसके बराबर होती है? जो b होती है, ये मिनिमम मूवमेंट, मिनिमम वॉल्यूम रिक्वायर्ड फॉर द मूवमेंट ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल, वो 4v होती है। यानी कि अगर इसकी वॉल्यूम v है तो हमें मूवमेंट के लिए कितनी चाहिए? दैट इज 4v। ये एक मोल के लिए लिखी हुई है मैंने, एक मॉलिक्यूल के लिए लिखी हुई है। जैसे जैसे बी इंक्रीज होगा लिक्विफिकेशन डिक्रीज होगी। सर ये कैसे पता? देखो, बी है रिलेटेड किससे है? सर वॉल्यूम से। अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी बी ज्यादा होगा, अगर वॉल्यूम ज्यादा होगी तो दो गैस मॉलिक्यूल दूर दूर रहेंगे। यस, यानी कि लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। ऑब्वियस ही बात है, लिक्विड में कन्वर्ट होने के लिए क्या करना पड़ता है? एक गैस मॉलिक्यूल को दूसरे गैस मॉलिक्यूल के पास पास आके फिर किस में कन्वर्ट हो जाना होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाना होता है। बट अगर दोनों की गैस मॉलिक्यूल बहुत बड़ी बड़ी है तो दोनों एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास नहीं आ पाएंगे। अरे कभी दो मोटे आदमियों को गले लगते हुए देखा है क्या? नहीं देखा ना, क्योंकि बीच में क्या आ जाता है? पेट आ जाता है। वही तो मैं बोल रहा हूं कि अगर गैस मॉलिक्यूल बहुत बड़ा बड़ा होगा तो सरफेस इनके बस टच करेंगे बट बहुत ज्यादा पास पास नहीं आ पाएंगे। बट अगर यही छोटे छोटे होंगे तो बहुत पास आ पाएंगे, जल्दी से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकते हैं। सर यूनिट बी के बताइए। आपको पता है हमने V माइनस एन बी किया है, तो इसका मतलब जो यूनिट V के होंगे वही एन बी के होंगे। तो B के यूनिट क्या आ गए? V बाई एन, दैट इज लीटर पर मोल। लीटर पर मोल। नेक्स्ट है क्रिटिकल टेम्परेचर, क्रिटिकल वॉल्यूम, क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर क्या है? ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसके ऊपर गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती, नो मैटर हाउ हाई द प्रेशर इज। किसी भी गैस का वो टेम्परेचर जिसके ऊपर गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? इस टेम्परेचर के ऊपर, इस टेम्परेचर, मान लेते हैं किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर 500 केल्विन है, तो 500 केल्विन के ऊपर गैस कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट हो ही नहीं सकती। सर क्यों नहीं हो सकती? जब किसी भी गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज्यादा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल आपस में अट्रैक्ट नहीं हो पाते। अट्रैक्शन है ही नहीं, जुड़ेंगे है ही नहीं, जुड़ेंगे ही नहीं, तो ऑब्वियसली क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर वो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे। ठीक है सर। सर क्रिटिकल टेम्परेचर का फॉर्मूला क्या होगा? दैट इज 8/27 A upon RB। सिमिलरली क्रिटिकल वॉल्यूम, वही वॉल्यूम ऑफ द गैस एट क्रिटिकल टेम्परेचर, तो ये किसके बराबर होती है? 3B। क्रिटिकल प्रेशर, वही प्रेशर ऑफ द गैस एट क्रिटिकल कंडीशंस, ये होता है A/27B²। सर बॉयल्स टेम्परेचर क्या है? ये वो टेम्परेचर है जहां पर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है। वो टेम्परेचर है जहां पर गैस आइडियल गैस की तरह बिहेव करती है एट, क्या बोलेंगे, फॉर ए रेंज ऑफ प्रेशर। ठीक है सर। फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज A/RB। नेक्स्ट, लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के दो तरीके होते हैं, एक टेम्परेचर डिक्रीज करो, ठीक है, दूसरा प्रेशर इंक्रीज करो। हम लोग पढ़ रहे हैं आइसोथर्म। फिर क्या है आइसोथर्म? आइसो का मतलब आपको समझिए, कांस्टेंट रखेंगे किसको? टेम्परेचर को। ठीक है, तो हम गैस को लिक्विफाई कर रहे हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे हैं, यानी कि प्रेशर इंक्रीज करके कर रहे हैं। ठीक है, आइए, इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम है गैस का। आपने किसी एक कंटेनर में गैस रखी है, राइट नाउ इसका टेम्परेचर T1 है। ठीक है,
आपने इसे लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है, बाय इंक्रीजिंग प्रेशर। इसके ऊपर ये छोटे छोटे ये रखते जाएंगे, ये रखते जाएंगे, ठीक है, और जिससे क्या होता जाएगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा, पिस्टन नीचे आता जाएगा, गैस के मॉलिक्यूल पास पास आते जाएंगे, लिक्विड में कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ते जाएंगे। ठीक है सर, आप जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज करते जाएंगे, क्या वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। यस, ग्राफ बनाना शुरू किया मैंने, ए पॉइंट से बी की तरफ जा रहा हूं। बी वो पॉइंट है जहां पर लीक, थोड़ा साइड में एट बी लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई है। स्टार्ट होने का मतलब पता है, यस सर, गैस अब लिक्विड में कन्वर्ट होना शुरू हो गया। ग्राफ ऐसा ही क्यों आया, अरे ये तो बॉयल्स लाई तो है, जैसे जैसे आप प्रेशर इंक्रीज करते जाओगे वॉल्यूम क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी। ठीक है, बी पर लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब इसी प्रेशर पे जहां पे लिक्विडिफिकेशन स्टार्ट हो गई है, ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी, सारे के सारे लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे। क्या जैसे जैसे गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती जाएगी, ठीक है, क्या आपको पता है, क्या आपको पता है कि वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी। यस सर, एट सी लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गई है, कंप्लीट। यहां पर सारी की सारी किस्में थी गैस में, यहां पर लिक्विड बनना शुरू हुआ है, यहां पर एट सी लिक्विफिकेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब सी से डी यहां पर लिक्विड है। अब लिक्विड पर जितना मर्जी आप प्रेशर इंक्रीज करो, वॉल्यूम पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता है, नहीं पड़ता। पता ही है, पानी के ऊपर जितना मर्जी प्रेशर लगाते जाओ, पानी सिकुड़ता थोड़ा जाता है, ऐसा थोड़ा होता है, नहीं होता सर, बिल्कुल। नेक्स्ट देखो, इसी ग्राफ को दोबारा बना रहा हूं, ये टेम्परेचर T1 पे बनाया था, अब बना रहा हूं टेम्परेचर T2 पे, एंड T2 इज ग्रेटर देन T1, T2 इज ग्रेटर देन T1। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, इसका नाम रख देता हूं E। यहाँ पे गैस थी, लिक्विड में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, एट एफ लिक्विफिकेशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, और जी पर लिक्विफिकेशन क्या हो गई है, कंप्लीट हो गई है ना। यहाँ पर गैस है, गैस है, गैस है, यहाँ पर पहला ड्रॉप गैस का लिक्विड से बना, और अब फिर ये लिक्विड में, बाकी जो बचे हुए लिक्विड में कन्वर्ट होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं, होते जा रहे हैं। जैसे जैसे लिक्विड में कन्वर्ट होते जाएंगे, वॉल्यूम डिक्रीज होती जाएगी, बट प्रेशर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जी पर जाके लिक्विफिकेशन कंप्लीट हो गई। अब चाहे जितना, जी के बाद क्या आता है, एच, अब जीएच में जितना मर्जी प्रेशर इंक्रीज करो, वॉल्यूम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर दोबारा इसी ग्राफ को बना रहा हूं, अब की बार बना रहा हूं टेम्परेचर T3 पे, वेयर T3 इज ग्रेटर देन T1, आई जे ए एल। ठीक है सर, सर फिर दोबारा T4 पे बना रहा हूं, एम एन ओ पी। ठीक है, और फिर ये क्रिटिकल। सर मैं आपसे कुछ बातें पूछना चाहता हूं, क्या लो टेम्परेचर, ये T1 पे है, ये T2 पे है, ये T3 पे है, ये T4। सर ये जो ग्राफ बन रहा है, ये हमेशा लाइन छोटी क्यों होती जा रही है, छोटी क्यों होती जा रही है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। यस सर, क्या गैस की लिक्विड में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी कि कम होती जाएगी। सर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो गैस के मॉलिक्यूल ज्यादा मूव करेंगे, ज्यादा मूव करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसी कारण लिक्विफिकेशन होने की टेंडेंसी कम होती जा रही है। और क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर तो कभी भी लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। ये देखो, ये रहा क्रिटिकल टेम्परेचर, इसके ऊपर तो कभी लिक्विड में कन्वर्ट होगा ही नहीं। ठीक, ये ग्राफ यहाँ पर थोड़ा अच्छे तरीके से नहीं बना हुआ था, ऐसे होना चाहिए था। ठीक है, इसी कारण मैंने यहाँ पर दोबारा बनाया और दोबारा समझाया उसको। ये एंड्रयूस आइसोथर्म भी कहलाता है। इसके बाद बात करनी है हमें लिक्विड स्टेट में पहला टॉपिक, दैट इज वेपर प्रेशर। ऑब्वियसली सॉल्यूशन चैप्टर में ज्यादा पढ़ने वाला है, तो थोड़ा सा ब्रीफली मैं इसको बता देता हूं आपको। सर क्या, जब भी इक्विलिब्रियम आ जाता है, वेपर्स जितना प्रेशर एग्जर्ट करते हैं लिक्विड सरफेस पे, उसको क्या बोलते हैं आप, वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर एक ही फैक्टर पे डिपेंड करता है, दैट इज नोन एज, अगर इंडिविजुअल की बात करो तो दैट इज नोन एज टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, इंक्रीज होगा।
ये इंडिविजुअल लिक्विड की बात कर रहे हैं। हाँ, अगर कंपैरिजन कर रहे हैं ए का बी के साथ, बताइए कौन ज्यादा, किसका ज्यादा वेपर प्रेशर होगा, तब देखेंगे आप इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है तो वेपर कम बनेंगे, वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, वेपर्स जल्दी बनेंगे, ज्यादा बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। दूसरा, किसी भी वॉलाटाइल लिक्विड के अंदर, वॉलाटाइल वो होता है जो वेपर में कन्वर्ट होते हैं जिनका वेपर प्रेशर जीरो नहीं होता। नॉन वॉलाटाइल वो होते हैं जो वेपर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, वेपर नहीं बनते हैं, वेपर प्रेशर जीरो होता है। किसी भी वॉलाटाइल लिक्विड में अगर आप कोई नॉन वॉलाटाइल सॉल्यूट डाल देते हो तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। एडिशन ऑफ NVS डिक्रीजेस वेपर प्रेशर। सर ऐसा क्यों? पहले अकेला वॉलाटाइल लिक्विड था, यहां पर 4 मान लेते हैं वॉलाटाइल लिक्विड के पार्टिकल्स थे, वेपर प्रेशर सरफेस से ही पार्टिकल उड़ते हैं तो यहां पर 4 पार्टिकल उड़ेंगे और वेपर 4 का होगा। जैसे ही आपने उसमें नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाला, बेटा 3 जगह तो अभी भी वही है वॉलेटाइल लिक्विड, एक जगह घेर ली नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने। अब ये तो वेपर में कन्वर्ट नहीं होगा तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। पहले 4 मॉलिक्यूल इवेपोरेट हो रहे थे पर सेकंड, अब सिर्फ 3 मॉलिक्यूल इवेपोरेट होंगे पर सेकंड, तो ऑब्वियसली वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी वेपर प्रेशर के बारे में। सिमिलरली सरफेस टेंशन क्या है? लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने सरफेस को कम से कम रखने की कोशिश करती है, उसे क्या बोलते हैं आप? सरफेस टेंशन। ठीक है, सरफेस टेंशन के कारण ही आपने देखा है रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल शेप की होती हैं। स्फीयर की शेप की क्यों होती हैं? क्योंकि स्फीयर का ही सरफेस एरिया जो है वो क्या होता है? दैट इज लीस्ट होता है, बहुत कम होता है। ठीक है, एंड इस तरह की और बहुत सारी चीजें, जैसे फायर पॉलिशिंग करी जाती है ग्लास की। ग्लास तो पता ही है, ठीक है, ग्लास के जो एजेस होते हैं बहुत शार्प होते हैं। फायर पॉलिशिंग का मतलब है उसको थोड़ा सा कर्व कर दिया जाता है। घर पे देखे होंगे टेबल वगैरह पे अगर जो ग्लास होगा ना, उसके एजेस जो है वो थोड़े स्मूथ किए होंगे, ऐसे ऐसे किए होंगे। ठीक है, वो भी वही है, ग्लास दिखने में सॉलिड लग रहा है वो सुपर कूल्ड लिक्विड ही। फायर पॉलिशिंग से उसके एजेस को ऐसे स्मूथ कर दिया जाता है, ठीक है, जिससे उसका सरफेस एरिया क्या हो जाए? कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट इज विस्कोसिटी। विस्कोसिटी क्या होती है? लिक्विड की वो प्रॉपर्टी जिससे वो अपने फ्लो को रोकने की क्या करते हैं? कोशिश करते हैं, है ना। इस तरह से होता है ना, ये बीच वाला पार्टिकल सबसे आगे चल रहा है, ये उससे पीछे, ये उससे पीछे, ये उससे पीछे, फ्लो को रोकने की कोशिश करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? विस्कोसिटी। जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी कम होगी वो बहुत ज्यादा मूव करेगा, जिस भी लिक्विड की विस्कोसिटी ज्यादा होगी वो बहुत कम मूव करेगा। ठीक है, ये दो मॉलिक्यूल, सॉरी, दो लेयर्स के बीच में फोर्सेस के बारे में लिखा हुआ है यहां पे। नेक्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नाम से पता चल रहा है दो मॉलिक्यूल के बीच की फोर्सेस वो कई प्रकार की हो सकती हैं। आइए इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्पर्शन फोर्सेस। डिस्पर्शन फोर्सेस वो होती हैं जिनमें दोनों के दोनों पार्टिकल जो हैं वो क्या होते हैं? नॉन पोलर होते हैं। नॉन पोलर होते हैं, ये भी नॉन पोलर है, ये भी नॉन पोलर है। इनके बीच जो फोर्सेस होती हैं उनको क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन फोर्सेस या लंदन फोर्सेस। ये बहुत ज्यादा वीक होती हैं। क्यों? क्योंकि नेट चार्ज इस पे भी जीरो होता है, इस पे भी जीरो होता है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसी कारण यहां पर ये फोर्सेस जो है वो बहुत ज्यादा क्या होती हैं? वीक होती हैं। नेक्स्ट इज डाइपोल। डाइपोल फोर्सेस, ये वो फोर्सेस होती हैं जब पहला मॉलिक्यूल भी पोलर है और दूसरा मॉलिक्यूल भी पोलर है। जैसे एक HCl है, दूसरा भी HCl है, यहां पर डाइपोल क्रिएट होगा क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम। यहां पर भी डाइपोल क्रिएट होगा, क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, हाइड्रोजन कम, और ये आएगी दैट इज डाइपोल। डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है,
यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि दो स्टेशनरी पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो प्रोपोर्शनलिटी है वो दैट इज 1/r का क्यूब है। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट इज डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। देखो डिस्पर्शन किसमें थी, जब दोनों नॉन पोलर थे। डाइपोल डाइपोल किसमें है, जब दोनों पोलर होंगे। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्या होगी, जब एक पोलर होगा दूसरा नॉन पोलर होगा। सर इसका नाम डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल क्यों है? डाइपोल का मतलब तो समझ गए, पोलर के कारण आया है। इंड्यूस्ड डाइपोल का मतलब क्या है, पोलर जब नॉन पोलर के पास जाएगा तो उसमें भी एक डाइपोल क्रिएट कर देगा, उसे क्या बोलेंगे आप, दैट इज इंड्यूस्ड डाइपोल। सर एग्जांपल HCl और H2 ले लो। HCl में तो ऑलरेडी डाइपोल होता ही है क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाइड्रोजन कम। क्लोरीन के ऊपर डेल्टा नेगेटिव आएगा, यहां पर डेल्टा पॉजिटिव आएगा। हाइड्रोजन आपको पता ही है नॉन पोलर है, तो इसमें से दोनों में से किसी भी हाइड्रोजन पर कोई भी चार्ज नहीं होता। शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिल्कुल बीच में रहता है। बट जैसे जैसे ये वाला मॉलिक्यूल इसके पास आएगा, क्या इस नेगेटिव को देख के जो यहां पर शेयर्ड पेयर पहले बीच में था वो अब थोड़ा दूर हो जाएगा, तो इधर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इधर डेल्टा नेगेटिव। सो दिस इज इंड्यूस्ड डाइपोल। डाइपोल क्रिएट किया गया, इंड्यूस का मतलब क्रिएट किया गया, इसके द्वारा क्रिएट किया गया है, तो उसको बोलते हैं डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। ठीक है। नेक्स्ट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। पहली बात तो हाइड्रोजन बॉन्ड कोई बॉन्ड नहीं है, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है सर, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किन के बीच में है, एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, या तो फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, वैसे कुछ और भी हो सकते हैं बट जनरली फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। सर एग्जांपल ये देखिए HF, ये रहा दूसरा HF, ये रहा तीसरा HF। ये तो कोवलेंट बॉन्ड है। ठीक है, पता है फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर डेल्टा नेगेटिव आएगा, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा। ये क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नजर आ रही है आपको H और F के बीच में, ये आगे भी चलती रहेगी, ये पीछे भी ऐसे ही चलती रहेगी। ये जो आपको डॉटेड नजर आ रही है ये है हाइड्रोजन बॉन्ड। सर ये तो एक डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन है, ये भी डाइपोल, बिल्कुल डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन का ही एक टाइप है नाम, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। कब होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड, जब एक हाइड्रोजन होगा और दूसरा कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, चाहे फ्लोरीन या ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। एंड वन इज आयन डाइपोल इंटरेक्शन। नाम से पता चल रहा है एक आयन होगा, दूसरा कोई पोलर मॉलिक्यूल होगा। सर एग्जांपल NaCl को वाटर में डालते हैं, Na पॉजिटिव एक्वस बन जाता है, क्लोराइड आयन भी एक्वस बन जाता है। Na पॉजिटिव ये एक आयन है, क्लोराइड आयन भी एक आयन है, और ये वाटर मॉलिक्यूल इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। ये तो पोलर मॉलिक्यूल है, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव। ये नजर आ रहा है, ये एक आयन है और ये एक डाइपोल है, एक दूसरे तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। ये कहलाएगी आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन ये रहा, डाइपोल ये रहा पोलर में। सर क्या सोडियम आयन ही होगा ऐसा, नहीं ये भी होगा, क्यों नहीं होगा। इसके इधर भी ऐसे होंगे वाटर मॉलिक्यूल, जरूरी थोड़ा इधर नहीं होंगे वाटर मॉलिक्यूल, सब जगह होंगे। तो ये रहा एक आयन डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, इसी के साथ बेटा ये हमारा आज की क्लास फिनिश होती है। ठीक है, मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू बच्चों।